हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर। कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट पे कोर्स। तो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो कोर्स है, ये जो एडवांस जावास्क्रिप्ट का कोर्स है, ये कोर्स बना है मेरे जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स कोर्स की कॉन्टिन्यूएशन में, जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में शेयर कर दूंगा। तो वो मेरा एक 3.5 आवर्स का एक जावास्क्रिप्ट का बिगिनर्स कोर्स है और उसी की कॉन्टिन्यूएशन में मैंने ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का कोर्स बनाया है। तो अगर आपके बिगिनर लेवल के जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप ये कोर्स पूरी तरह से कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप पहले बिगिनर लेवल वाला कोर्स कर लीजिए, फिर ही इस कोर्स को कंटिन्यू करिए। तो ये कोर्स मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जो लोग तुरंत से प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं, जो तुरंत से जावास्क्रिप्ट पे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स है। मतलब आप ये कोर्स देखने के बाद आप तुरंत से जावास्क्रिप्ट पे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर आप रिएक्ट जेएस पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि रिएक्ट जेएस में जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट आप देखेंगे और जो कॉन्सेप्ट की आपको ज़रूरत होगी, वो मैंने इस कोर्स में कवर अप की हुई है। और थर्ड, ये शायद हो सकता है सबके लिए यूज़फुल ना हो, क्योंकि ये ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे चैनल पे आप देखेंगे कि ब्लॉकचेन पे काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं। तो अगर आप ब्लॉकचेन से रिलेटेड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स भी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको पढ़ने के बाद तुरंत से रिएक्ट जेएस कर सकते हैं और तुरंत से आप ब्लॉकचेन की डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन भी बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ये कोर्स इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है। और इसके कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें उन्होंने ECMAScript के बारे में बात की है, प्रोमिसेस के बारे में बात की है, एसिंक अवेट के बारे में बात की है, डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात की है, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ कोर्स को शुरू करते हैं हम लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर। कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ECMAScript। तो ये ECMAScript है क्या? अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपने डेफिनेटली ये टर्म कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, ECMAScript। और अगर नहीं सुना है तो मैं यही कहूंगा कि ये वीडियो तब तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जावास्क्रिप्ट में अगर लेट से फील्ड बनाना चाहते हो तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म ECMAScript काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यूज़ में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो आइए देखते हैं क्या होता है ECMAScript। तो ECMAScript को समझने के लिए हमें सुननी होगी एक स्टोरी, और ये स्टोरी है काफ़ी पुरानी बट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ये स्टोरी है 1995 की। जी हाँ, ये उन दिनों की बातें हैं। 1995 की अगर हम बात करें तो 1995 में कई तरह के ब्राउज़र थे मार्केट में। मतलब सब एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे थे, इंटरनेट काफ़ी बूम पे था और हर ब्राउज़र एक दूसरे से कॉम्पीट करना चाहता था और मार्केट को कैप्चर करना चाहता था। बट 1995 में हुआ क्या? 1995 में नेटस्केप कम्युनिकेशन करके कंपनी थी, उन्होंने एक नेटस्केप ब्राउज़र को इंट्रोड्यूस किया। और इस ब्राउज़र ने क्या किया, जितने भी ब्राउज़र थे उस टाइम के, उन सबको बहुत ही अच्छे से टक्कर दी। उस टाइम का जो सबसे फेमस ब्राउज़र था वो था NCSA मोज़ैक, उस टाइम का काफ़ी पॉपुलर काफ़ी फेमस ब्राउज़र। इसने उसको भी बहुत बुरी तरह से टक्कर दी। और ऐसा नेटस्केप ब्राउज़र कर क्यों पाया? ऐसा नेटस्केप ब्राउज़र इसलिए कर पाया क्योंकि जो ये वेबसाइट बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा था वो कोई और नहीं, वो थी आपकी जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली आपके नेटस्केप कम्युनिकेशन ने ही जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक तरह से बॉन्ड किया आपके नेटस्केप ब्राउज़र के। और इस ब्राउज़र ने सारे जितने भी मतलब ब्राउज़र थे उस टाइम के मार्केट में, उनको बहुत बुरी तरह से टक्कर दी। और इतनी बुरी टक्कर दी कि जितने भी और भी ब्राउज़र थे उनको एट द एंड क्या करना पड़ा, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही यूज़ करना पड़ा। तो प्रॉब्लम हो कहाँ रही थी? प्रॉब्लम यहाँ हो रही थी कि नेटस्केप ब्राउज़र फेमस क्यों हुआ था? आपके जावास्क्रिप्ट की वजह से। तो वो डेफिनेटली ये नहीं चाहेगा कि जो उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मतलब एक तरह से बनाया है और जिसकी वजह से वो फेमस हुआ है, वो शेयर करे और लोगों के साथ। तो ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि वो अपने आप को क्या करना चाहता है भाई, टॉप पे रखना चाहता है। अगर उसने नेटस्केप ब्राउज़र उसका पॉपुलर हो रहा है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से, तो वो क्यों चाहेगा कि और कोई ब्राउज़र उसकी वजह से फेमस हो? अब इसकी वजह से होने लगी प्रॉब्लम ये हुई कि जितनी भी आपकी मार्केट में ब्राउज़र की कंपनीज थी, उन्होंने क्या किया, अपने अपने वर्जन का, अपने अपने तरीके का जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाना शुरू कर। मतलब कि वो यूज़ कर रहे थे जावास्क्रिप्ट, बट हो क्या रहा था, उनकी एक अलग तरह की ही जावास्क्रिप्ट बनने लगी। मतलब एक तरह से अलग वर्जन की जावास्क्रिप्ट बनने लगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी 1996 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जिसका नाम था JavaScript, क्योंकि वो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट नाम नहीं ले सकते थे क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज हो जाते, राइट। तो इसी वजह से उन्होंने एक JavaScript प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बॉन्ड किया, मैं कहूँगा या यूज़ किया, जो कि पूरी तरह से जावास्क्रिप्ट पे ही बेस्ड थी। बट हाँ, उसके अपने कुछ अलग फीचर्स थे, कुछ अपनी अलग एक पहचान थी, और उन्होंने इसको यूज़ किया अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर 3.0 के वर्जन में। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जितनी भी ब्राउज़र्स थे, मतलब उस टाइम के जितने भी ब्राउज़र्स थे, सब जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे। और सबकी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह से उनके हिसाब से ही, मतलब एक तरह से मोल्ड थी। सबके अलग अलग फीचर्स थे, मतलब हर एक ब्राउज़र के पास अलग अलग जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग वर्जन्स थे।
मतलब कोई एक यूनिवर्सल चीज़ नहीं थी जिसको वो लोग यूज़ कर सकें। और ये प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी फेस करने वाला था वो कौन था, वो थे आपके डेवलपर्स। कि भाई डेवलपर्स को पता नहीं था कि अगर मैं कोई वेबसाइट बनाऊंगा, लेट्स से उन्होंने वेबसाइट बनाई आपके माइक्रोसॉफ्ट के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए, हो सकता है वो वेबसाइट इंटरनेट एक्सप्लोरर पे वर्क कर जाए, बट वो वेबसाइट आपके नेटस्केप ब्राउजर पे वर्क नहीं करेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि सब ने अपने अपने एक स्टाइल की एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना ली। एट द एंड तो थी वो जावास्क्रिप्ट, मगर सबके स्टाइल्स अलग अलग थे। तो ये चीज़ क्या हो सकती थी, फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकती थी। आप खुद सोचो ना, मतलब कि अगर आप एक जैसा डेवलपर हो और मैं कहूँ कि आपको एक वेबसाइट बनानी है, तो आप फिर कहोगे कि भाई अगर आप उस टाइम के डेवलपर हो तो आप कहोगे कि अच्छा तो मगर किस ब्राउजर के लिए बनानी है। तो ये तो एक प्रॉब्लम वाली बात होगी, मतलब कि हमें हर एक ब्राउजर के लिए अलग अलग वेबसाइट बनानी पड़ेगी। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन था आपका ECMAScript, कि एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया जाए, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए जो हर एक ब्राउजर फॉलो करे। और इसी स्टैंडर्ड का नाम था आपके ECMAScript। अब इसका नाम ECMAScript क्यों पड़ा? इसका नाम ECMAScript इसलिए पड़ा क्योंकि इसको ECMA इंटरनेशनल, जो कि एक कंपनी है, उन्होंने ये बनाया था। ये एक एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड्स बनाती है। आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में नेट पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि इन्होंने ही ECMAScript स्टैंडर्ड को बॉर्न किया, एक मतलब जावास्क्रिप्ट को एक स्टैंडर्ड, एक स्ट्रक्चर दिया कि हाँ ये एक ऐसा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हर इंसान फॉलो करेगा, हर एक ब्राउजर फॉलो करेगा। तो इन्होंने इस तरह का कुछ स्टैंडर्ड दिया, और इसके लिए इन्होंने यूज़ किया ECMA 262 स्टैंडर्ड। और यहीं से आपका ECMAScript बॉर्न हुआ। तो अगर आप ECMAScript कहें या आप जावास्क्रिप्ट कहें तो बात वही है। एक्चुअली में ECMAScript एक तरह से आप समझ सकते हैं एक सबसेट है जावास्क्रिप्ट का, जिसको देखते हुए, मतलब जिसका यूज़ करके एक तरह से जावास्क्रिप्ट बनी है, मतलब एक स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है जो कि हर एक ब्राउज़र पे एक जैसी है। मतलब आपको हर ब्राउज़र के लिए आपको अलग अलग वेबसाइट नहीं बनानी है, आप सिंपली एक वेबसाइट बनाओ और वो हर ब्राउज़र पे वर्क कर पाएगी, क्योंकि अब एक स्टैंडर्ड क्रिएट हो चुका है। और इसी ECMAScript स्टैंडर्ड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ECMAScript की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आपका ECMAScript 3 हो गया, आपका ECMAScript 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब इन सब में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि जैसे ही नया वर्जन आता है, जैसे कि हर एक नया वर्जन डेफिनेटली पहले वाले वर्जन से ज़्यादा अच्छा होता है, कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए इतने सारे अभी तक आप ECMAScript E6, ES5, ES7 इस तरह के आपने नाम सुने होंगे, तो वो बेसिकली यहीं से आ रहे हैं। तो यही है बेसिकली आपका ECMAScript। ECMA 6 में लेट एंड कॉन्स्ट। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग आगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि लेट और कॉन्स्ट कैसे यूज़ करते हैं अपने ECMAScript में। तो अगर आपको ECMAScript के बारे में नहीं पता है कि ES6 क्या होता है, ECMAScript क्या होता है, तो मैंने उसके ऊपर बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, पूरी स्टोरी बताई है कि जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या है। उसे आप देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तो आपको इस चीज़ समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ फिर से कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये अपने HTML के पेज को मैंने लिंक किया हुआ है अपने जावास्क्रिप्ट से, और ये सारी चीज़ें भी मैंने अपने बेसिक जावास्क्रिप्ट कोर्स में कवर अप की हुई हैं कि किस तरह से लिंक किया जाता है आपके HTML पेज और जावास्क्रिप्ट फाइल को। तो मैंने उसी का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ओके, तो आइए अब शुरू करते हैं। तो अभी तक क्या होता आ रहा था, मतलब अगर हम जावास्क्रिप्ट के पुराने वर्जन की बात करें, तो वहाँ पे जब भी हमें कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता था, तो हम वहाँ पे यूज़ करते थे वार कीवर्ड का। याद है, वार a=5, राइट? या फिर अगर हमें कोई फंक्शन भी अगर लेट से बनाना होता था, कोई फंक्शन क्रिएट करना होता था, तो हम लिखते थे वार लेट से सी, और उसके बाद फंक्शन। और ये वाला डिक्लेरेशन भी हम लोगों ने देखा हुआ है, राइट? आई होप आपको ये सब चीज़ें याद होंगी जो बेसिक जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने कवर अप की थी। जब हम लोग को कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता था, जब हमें कोई फंक्शन इस तरह से मतलब डिक्लेयर करना होता था या फिर क्रिएट करना होता था, तो हम लोग इस तरह से चीज़ों को करते थे, है ना? तो ये सब चीज़ें थी हमारे पुराने जावास्क्रिप्ट। अगर जब हम बात करते हैं अपने लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट की, तो वहाँ पे वार कीवर्ड का यूज़ नहीं किया जाता। वहाँ पे यूज़ किया जाता है वर्ड या फिर कीवर्ड, जिसे मैं कहूँ वो है आपका लेट एंड कॉन्स्ट। लेट एंड कॉन्स्ट, मैं इसको थोड़ा सा भी मैग्नीफाई कर दूंगा कि आप लोग को देखने में आसानी हो। ओके, थिंक अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग वार कीवर्ड का नहीं यूज़ करके लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। तो वार कीवर्ड और लेट कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इन सब चीज़ों में। बट अभी के लिए पहले इतना समझ लेते हैं इस वीडियो में कि हमें अब याद रखना है कि अगर हमें से जैसे कहते हैं एक अच्छा डेवलपर बनना है, तो हमें अब से जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होगा, तो हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, लेट या फिर कॉन्स्ट यूज़ करेंगे। और कब कहाँ यूज़ करते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वार भी जैसे आपका लेट था, उसी तरह से लेट से अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, लेट से लेट a=5 या लेट a=6, कुछ भी आपको करना है, तो जैसे वार कीवर्ड का यूज़ करके आप पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, ठीक उसी तरह से आप लेट कीवर्ड का यूज़ करके भी वेरिएबल डिक्लेयर ही करोगे, कुछ अलग नहीं है।
जो अलग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वार और लेट में क्या डिफरेंस है। तो सिंपली आपने किया लेट ए, आपने कहा लेट से कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आपने ए को लेट से प्रिंट कर दिया। ठीक है, मैं कर दूंगा यहाँ पे, इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए 6। तो जैसे हमारा वहाँ पे वर्क करता था वार, उसी तरह से वर्क कर रहा है यहाँ पे लेट, राइट। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई नई वैल्यू असाइन करना चाहो वो भी कर सकते हो। लेट्स अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है ए इक्वल टू लेट्स से ए इक्वल टू 10, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। आप उसको वापस से यहाँ पे से कंसोल भी करा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एकदम वैसी ही हैं जैसे अभी तक हम लोग वार के साथ यूज़ कर। अब बात करते हैं कॉन्स्ट की, कि कॉन्स्ट का क्या यूज़ होता है। कॉन्स्ट का बेसिकली यूज़, आप जब कोई लेट से वेरिएबल जैसे आपको डिक्लेयर करना है, लेट से आपको ए वेरिएबल डिक्लेयर करना है, या फिर लेट से मैं कहूँ आपको कोई बी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कुछ भी कोई भी वेरिएबल नेम आप ले सकते हैं, और आप चाहते हैं कि एक बार जो इस वेरिएबल में वैल्यू असाइन की जाए उसको फिर रीअसाइन ना किया जाए, या रीअसाइन ना किया जाए, ना ही अपडेट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर आपने लिखा हेलो, ठीक है, आपने इस बी में असाइन कर दिया लेट से हेलो, ठीक है, इस तरह से, स्पेलिंग गलत हो गई, इस तरह से आपने हेलो असाइन कर दिया बी में। और अगर अब आप सोच रहे हो कि मैं बी की वैल्यू में चेंज ले आऊँ, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि बी की वैल्यू में ना मैं लिखना चाहता हूँ पाई, कुछ इस तरह से, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते। अगर आप इस चीज़ को करोगे तो ये आपको देगा एरर। अगर आपको देखना है, मैं यहाँ पे कंसोल करा के दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग बी, तो यहाँ पे मैंने किया वो सेव, और यहाँ पे मैं इसको रन, तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एरर। क्या कह रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, क्या कह रहा है कि आप असाइनमेंट कर रहे हो एक कांस्टेंट वेरिएबल पे जो कि अलाउड नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया। इसके पीछे की वजह बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि कोई बहुत एक पूरी टीम है, ठीक है, एक टीम है जो कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, और आपने लेट्स से कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से, और कोई दूसरा डेवलपर आता है, वो क्या कर देता है, उस वेरिएबल में वैल्यू चेंज कर देता है। अब इससे क्या होगा, आपके जो प्रोग्राम है, आपका जो एक तरह से प्रोजेक्ट है, उसमें कई सारे बग्स आ जाएंगे, क्योंकि आपने लेट से असाइन किया था हेलो, और एक दूसरा डेवलपर आया, उसने क्या किया, असाइन कर दिया बाय। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा, आपके जो प्रोग्राम है, आपके जो प्रोजेक्ट है, उसमें कई तरह के बग्स आ सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कॉन्स्ट का यूज़ किया जाता है। तो कॉन्स्ट का यहाँ पे भी आप यूज़ कर देते हैं, एक तरह से आप बता देते हैं कि नहीं, अब इसके अंदर जो मैंने असाइन कर दिया है वो कर दिया है, अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए जाएंगे। तो इससे क्या होता है, आपका जो कोड होता है वो ज़्यादा एक तरह से एरर फ्री हो जाता है, ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, स्पेशली जब हम बात करें फंक्शन डिक्लेरेशन की, राइट। अभी तक हम लोग वार का यूज़ करते थे, वार ए इक्वल टू फिर फंक्शन का नाम। मगर अब याद रखिएगा कि क्योंकि फंक्शन में जब भी आपको कोई फंक्शन डिक्लेयर करना हो, तो ज़्यादातर केसेस में आपको कॉन्स्ट का ही यूज़ करना है, क्योंकि आप फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं लाते। लेट्स से अगर आपने कोई ए में अगर कोई फंक्शन डिक्लेयर किया है, लेट्स से एज ए फंक्शन, राइट, तो अब आप हमेशा यूज़ करोगे क्या, कॉन्स्ट का ही यूज़ करोगे, और ये सारी चीज़ें वैसे ही वर्क करेगी। बस डिफरेंस ये है कि आप ए में अब आप कोई चेंज नहीं ला सकते। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे हेलो लिख दिया है, कर देता हूँ चेंज, ठीक है, तो ये एकदम वैसे ही वर्क करेगा। अब मैं यहाँ चाहे तो कॉल कर लेता हूँ ए को यहाँ पे मैंने किया कॉल, मैंने किया सेव, मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, तो देखिए सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है। मगर अगर मैं आप सोच रहा हूँ, मैंने सोचा कि नहीं, मैं नया डेवलपर आया, उसने कहा मैं इसमें ना ए में ना मुझे फंक्शन नहीं चाहिए, मुझे लेट से कुछ और चाहिए, मुझे चाहिए बाय बाय बाय, तो उसने कहा भाई मैं तो ये करूँगा। अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप याद रखिए, जब भी आप कोई फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो, फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर केस में, ज़्यादातर केस में आप कॉन्स्ट का ही यूज़ करो, वार का यूज़ मत करो, लेट का यूज़ मत करो। वार को तो अब यूज़ करना ही नहीं है, बट हाँ लेट का यूज़ भी नहीं करना। तो ये चीज़ होती है आपकी कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के साथ एक और चीज़ भी है, आप कॉन्स्ट के साथ जैसे अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, आपने कहा कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर लेट से आपने कोई वैल्यू ले ली ट्रू, तो ये हो गया आपका ट्रू। और लेट से इसमें एक और ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, और नेम में ले लेते हैं ऑडिटर, थोड़ा प्रमोशन कर रहा हूँ हाँ ओके, तो मैंने इस तरह से अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, ठीक है, मैंने इसको किया सेव, ठीक है। अब अब यहाँ पे अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ओबीजे के अंदर कोई और वैल्यू डाल दूँ, तो क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। मगर आप अगर चाहें, आप चाहें तो इस ओबीजे के अंदर जो ये वैल्यूज़ हैं इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप चेंजेस ला सकते हैं। लेट से अगर आप चाहते हैं कि मैं ओबीजे डॉट वैल्यू के अंदर फॉल्स आता हूँ, तो ये पॉसिबल है, ओके। मगर आप उस ओबीजे को रीअसाइन नहीं कर सकते, मतलब आपने जो ये ओबीजे बनाया है इसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते, मगर इसके अंदर जो आपने ये जो कीज़ की वैल्यूज़ हैं
उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये करूँगा तो ये पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर फिर अब अपना ओबीजे अगर प्रिंट कराऊंगा कंसोल, तो ये चीज़ पूरी तरह से पॉसिबल है। बीजे मैंने यहाँ पे किया और मैं करूँगा सेव। अब ये देखिए मैं यहाँ पे करूँगा रन, ये देखिए ये हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं मगर आप ओबीजे को रीअसाइन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है आपका। और लेट और वार में क्या डिफरेंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि अब हमें क्या यूज़ करना है, लेट और कॉन्स का यूज़ करना है। ठीक है, अब हमें वार का यूज़ नहीं करना है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या डिफरेंस होता है हमारे कॉन्स, लेट और वार में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब समझते हैं क्या डिफरेंस होता है हमारे कॉल, वार और लेट में। तो जैसे कि अगर आइए अब समझते हैं क्या डिफरेंस होता है हमारे कॉन्स्ट, वार और लेट में। अगर हम बात करें कॉन्स्ट और वार और लेट की, तो इस केस में तो बहुत ही साफ सा डिफरेंस है कि कॉन्स्ट में अगर आपने कोई वैल्यू असाइन कर दी तो उसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते, राइट। और वार और लेट के केस में आप वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हो एक बार इनिशियलाइज करके, राइट। ये चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखी थी। तो सबसे बड़ा डिफरेंस अगर बात की जाए कॉन्स्ट में और वार और लेट में, वो यही है कि कॉन्स्ट में एक बार इनिशियलाइज की गई वैल्यू या एक बार असाइन की गई वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, कभी भी रीअसाइन नहीं हो सकती, जबकि वार और लेट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी थी। तो कॉन्स्ट, वार और लेट में तो डिफरेंस क्लियर है कि भाई कॉन्स्ट में, वार और लेट में क्या डिफरेंस है। मगर जो मेनली डिफरेंस है वार और लेट में वो क्या है, हम लोग इस वीडियो में उसको देखेंगे। तो कॉन्स्ट में और वार और लेट में क्या डिफरेंस है ये तो हमें क्लियर है, राइट, असाइन नॉट असाइन का। मगर वार और लेट में क्या डिफरेंस है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही आपके इंटरव्यू लाइक क्वेश्चन भी है। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वार और लेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये अब उस पर फोकस करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। लेट से मैं इस वेरिएबल का नाम लेता हूँ सी, और इस सी के अंदर मैं लेट से वैल्यू पुट कर देता हूँ 5। ठीक है, फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन का नाम रख देते हैं कॉल बार। ठीक है, और यहाँ पे इस एक और बार सी को डिक्लेयर करते हैं और 6 को यहाँ पे असाइन। अभी ये क्यों कर रहा हो सब पता चल जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉल बार को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कॉल बार को यहाँ पे कॉल किया और फिर हम लोग कंसोल करा लेते हैं डॉट लॉग सी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है इस सी में क्या वैल्यू असाइन होगी। तो ये फंक्शन बड़ा, मतलब ये जो प्रोग्राम है ये तो बहुत ही सिंपल है। सी इक्वल टू 5, फिर फंक्शन को मैंने कॉल किया तो सी के अंदर 6 हो रहा, फिर कंसोल डॉट लॉग किया तो फिर सी की वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है इस सी की वैल्यू क्या होगी। आप अपने आप सोच लीजिए, अपने मन में आंसर दे दीजिए। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और आंसर आ रहा है 5। तो क्या आपने भी यही वैल्यू सोची थी, क्या आपने सोचा था कि 6 होगी। अगर आपने यहाँ पे 6 सोचा था तो मैं बता दूँ कि वो गलत है। और ऐसा क्यों है, अब इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन। तो जो आपने अभी देखा वो हुआ क्यों, वो हुआ बिकॉज ऑफ स्कोप। स्कोप क्या होता है, स्कोप एक तरह से आप समझ सकते हैं कि किस वेरिएबल की कितनी पहुंच है। इस तरह से आप समझ लीजिए, जैसे अगर मैंने यहाँ पे var c इक्वल टू 5 लिखा है, राइट, तो इस समय ये जो c है, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं ये पूरी जगह इसका स्कोप है। ठीक है, मतलब एक तरह से ये c की पहुंच इस हर जगह पे है। ये अभी समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, उसका क्या मतलब है। तो अगर अब इस केस में c को प्रिंट कराएंगे तो ये आपको 5 दे देगा। बट जब आप कुछ इस तरह की चीज़ करते हो जहाँ पे एक फंक्शन का आप यूज़ करते हो, उस केस में होता क्या है, उस केस में ये जो फंक्शन है ना, ये एक तरह से ये इस सी की दुनिया बन जाता है। मतलब कि कुछ इस तरह, मतलब अब ये सी जो है ये इस दुनिया का पार्ट बन चुका है, ना कि अब इस दुनिया का। ये सी तो इस दुनिया का पार्ट है, इस ब्लू एरिया का पार्ट है, मगर जो ये सी है वो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन का ही पार्ट रह जाता है। फंक्शन ही अब उसकी एक तरह से आप समझ सकते हैं दुनिया बन जाता है, उसका स्कोप बन जाता है। तो अगर आप इस सी के विदिन, इस फंक्शन के विदिन अगर सी में कोई भी चेंज करेंगे तो वो इस दुनिया तक ही सीमित रहेंगे, इस दुनिया के बाहर नहीं जाएंगे। और इसी वजह से जब आप सी की वैल्यू में चेंज करते हैं तो यहाँ पे आप कोई, इस सी में कोई डिफरेंस नहीं होता। वो कहाँ पे होता है, इस वाले सी में होता है जो इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है। अगर आप इस फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग सी करेंगे तो आपको वैल्यू 6 मिलेगी, मगर अगर आप इस फंक्शन के बाहर करेंगे तो आपको 5 ही मिलेगी, क्योंकि ये वाला सी इस दुनिया का पार्ट है, ना कि इस ब्लू वाली दुनिया का पार्ट। तो यही चीज़ होती है आप जब वार का यूज़ करते हो। और इसी तरह से जब आप लेट का भी यूज़ करते हो, राइट, जब आप लेट का भी यूज़ इसी तरह से करते हो, उस केस में भी कुछ इसी तरह की चीज़ हो। मतलब अगर मैं लेट का भी यूज़ इस केस में करूँगा, राइट, जैसे अभी मैंने वहाँ पे वार का यूज़ किया, इस केस में भी आप देखेंगे कि लेट में भी इसी तरह की चीज़ होगी और सी की वैल्यू हमें 5 मिलेगी। तो डिफरेंस अगर आप देखेंगे दोनों फंक्शन कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे मैंने वार सी लिखा था, अभी यहाँ पे वार वार था, बस मैंने अब यहाँ पे क्या कर दिया, इसको लेट कर दिया। इस लेट के लिए भी जब आपने लेट सी इक्वल टू 5 किया तो इस सी के लिए ये ब्लू एरिया पूरा इसका स्कोप था। और इस केस में इस सी का जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन था, जिसकी वजह से सी आपको, जब आप अभी मैं लेट से करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे सी की वैल्यू भी 5 ही आएगी।
ठीक है, जब मैं लेट का भी यूज़ करूँगा तब भी। ठीक है, तो आइए इस बार करके भी देख लेते हैं। तुमने वहाँ पे देखा था कि वार की वजह से क्या हुआ, राइट, वार की वजह से सी की वैल्यू में क्या चेंज हुआ। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको लेट। ठीक है, अब देखते हैं क्या वही रिजल्ट रहेगा। तो मैंने किया सेव, मैंने किया प्रिंट। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे लेट और वार ने सेम तरह से वर्क किया, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहा। ठीक है, मैं इसको वार लिखा है, ये मत समझिएगा वार है, तो आप लेट भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत आती है। मैं यहाँ पे इसको अगर लेट भी कर लेता हूँ, मतलब ये कह रहा हूँ कि कंफ्यूज हो तो जाना कि मैंने वार फंक्शन लिखा है तो वार कॉल हो रहा है। तो मैं इस बार फिर से एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं देखा हमने वार और लेट में। तो डिफरेंस कहाँ होता है, और वो डिफरेंस अब हम लोग देखने जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को यहाँ से हटा ही देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। और फंक्शन की जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, एक इफ़ यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे ले देता हूँ इफ़ सी इक्वल टू 5। उस केस में क्या करो, फिर से लेट सी, एक सी डिक्लेयर करो और सी के अंदर वैल्यू 6 डालो। ठीक है, और ठीक इसी तरह से हम लोग कर लेते हैं अपने वार के लिए। मैं कट कर लेता हूँ, कट क्या कर रहा हूँ, मतलब कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसी तरह से चीज़ करता हूँ अपने वार के लिए। बस मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा अपने लेट में, लेट की जगह मैं वार कर दूंगा, सी की जगह मैं बी कर दूंगा, और यहाँ पे भी मैं बी कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं बी कर दूंगा। तो यहाँ पे ट्रिपल होने चाहिए, ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, तो मैंने डिफरेंस कुछ नहीं है, अगर आप देखेंगे दोनों में सिर्फ वार को मैंने लेट कर दिया है और बी को, सी को मैंने बी कर दिया है। सॉरी, लेट को मैंने वार कर दिया है और सी को मैंने बी कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी मुझे कर देना चाहिए वार। हाँ, ये ठीक है, और अब मैं करूँगा सेव। अब मैं इसको करूँगा यहाँ पे रिफ्रेश, और एक बार अपने मन में आप वैल्यू सोच लीजिए, क्या लगता है क्या आएगी बी की वैल्यू और क्या आएगी सी की वैल्यू, एक बार अपने मन में सोच लीजिए। सोच लिया। अब मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश, और अब चेक करते हैं क्या आती है वैल्यूज। बी की वैल्यू आई 6, मगर सी की वैल्यू आई है 5। ऐसा क्यों, मतलब यहाँ पे बी में जो मैंने चेंजेस किए वो हमें यहाँ पे दिखे, मगर जहाँ पे मैंने सी में चेंजेस किए वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखे। तो ऐसा क्यों हुआ, आइए अब इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ आर प्रेजेंटेशन। तो हुआ क्या वहाँ पे कुछ इस तरह का केस, जब आपने इफ़ का यूज़ किया, राइट, तो इफ़ के केस में जब आप वार यूज़ करते हो, राइट, इफ़ के केस में जब आप वार यूज़ करते हो, तो ये इफ़ जो है वार के लिए कोई नई दुनिया नहीं बनाता है। मगर यही इफ़ जब आप लेट के साथ यूज़ करते हो, तो वो वार के लिए एक, सॉरी, लेट के लिए आपके लिए एक तरह से समझ लीजिए एक नई दुनिया बना देता है। तो जो आपका वार होता है ना, ये आपका बेसिकली फंक्शन स्कोप्ड होता है। मतलब ये फंक्शन, अगर आपने देखा अभी जो उन्होंने फंक्शन का एग्जांपल लिया, ये एक फंक्शन स्कोप्ड है, राइट। आपका जो लेट है ये ब्लॉक्ड स्कोप, मतलब आप जहाँ पे भी इस तरह का ब्लॉक लगा देते हो एक नई दुनिया बन जाती है। मगर वार केस में ऐसा नहीं है, वार केस में आपने यहाँ पे लगाया कर्ली ब्रेसेस, मगर एक नई दुनिया नहीं बनी। जब नई दुनिया नहीं बनी तो जब हुआ क्या, ये सी जो है एक तरह से इस दुनिया का पार्ट रह गया। अब ये इस दुनिया का पार्ट है, तो आपने जब सी में चेंज किया तो इसने हमें 6 की वैल्यू दे दी। मगर यहाँ पे क्या हुआ, फिर से एक नया दुनिया बन गई। अब आपने सी में कुछ चेंज किया, मगर वो इस सी में नहीं हुए, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिली, सी की वैल्यू 5 ही मिली। इसी तरह से ये चीज़, और यही डिफरेंस होता है आपके वार और लेट में, स्कोप का डिफरेंस। तो मैंने बताया ये टर्म याद रख लीजिए, वार जो है आपका फंक्शन स्कोप है, जबकि आपका लेट जो है वो आपका ब्लॉक स्कोप। तो यहीं पे आपको डिफरेंस दिख जाएगा। तो देखने जा रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तुम लोग आ गए अपने कंसोल पे, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर मैं बता दूं शुरू में ही कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, ये आप अपने रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, इन सारी जगहों पे देखोगे, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इफ एल्स का यूज़ देखा है, राइट। तो ये कि इफ एल्स का एक बार एक प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, ताकि हमको टर्नरी ऑपरेटर समझने में आसानी हो, इसलिए एक इफ एल्स का प्रोग्राम करते हैं। लेट्स से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए बार ए, और उसके अंदर लेट्स से मैं डालता हूँ 5। ठीक है, मैं यहाँ पे असाइन किया 5, और अब मैं करूँगा सेमी कॉलन और शिफ्ट इंटर करूँगा, राइट। याद है ना आप लोगों को, शिफ्ट इंटर करते हैं, और इक्वल टू 2, लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, और मैंने इसको भी कॉलन लगाया और शिफ्ट इंटर। अब हम क्या करते हैं कि फेल्स लगाते हैं और चेक करते हैं कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं, रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं, रिजल्ट, और इस रिजल्ट वेरिएबल में फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे, और अब वापस से ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम लोग करेंगे रिजल्ट टू ए इज एन बी। ठीक है,
और अगर ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स लगाएंगे। एल्स एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे कि रिजल्ट, अगर ऐसा नहीं होता है तो रिजल्ट आ जाएगा आपका बी देन ए। ओके, और इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो रिजल्ट तो हमें दिख ही रहा है, क्योंकि ए यहाँ पे ग्रेटर देन बी से, तो रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 5 है वो ग्रेटर देन 2 है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, ए इज ग्रेटर देन बी आ रहा है, और ये कहाँ स्टोर है आपके, ये आपके रिजल्ट में स्टोर है। अगर आप इसको यहाँ पे टर्म करेंगे तो ये देखिए ए इज ग्रेटर देन बी हमारे रिजल्ट में आ रहा है। बट क्या इसको करने का कोई आसान तरीका नहीं है, मतलब इतना कुछ लिखना पड़ा, इफ एल्स पता नहीं क्या क्या, ये इतनी बड़ी बड़ी लाइन्स, क्या इसको करने का कोई और आसान तरीका नहीं है? इसका एक आसान तरीका भी है, और वो है आपका टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर का हम लोग यूज़ कैसे, तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से पहले इन सब को कॉपी कर लेते हैं, समझ सकेंगे ऑपरेटर का क्या यूज़ होता है। कॉपी पेस्ट। तो टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स समझिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, हम लोग अपने रिजल्ट में वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, जैसे वहाँ पे हमने स्टोर कराई थी ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम अपने टर्नरी ऑपरेटर, अभी टर्नरी ऑपरेटर की शुरुआत नहीं हुई, मैंने सिर्फ रिजल्ट इक्वल टू वहाँ पे जो लगाया है वो बस मैंने इसलिए लगाया कि रिजल्ट वहाँ पे जाके फेच हो जाए, ठीक है। अभी हम लोग टर्नरी ऑपरेटर की शुरुआत कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जो भी कंडीशन है, तो यहाँ पे हमने जो कंडीशन चेकिंग की थी वो क्या थी, ए ग्रेटर देन बी, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी, इसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या ए ग्रेटर देन बी है। अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये रिजल्ट प्रिंट कर, ए इज ग्रेटर देन बी। और अगर ऐसा नहीं है तो इसके बाद आप लगाओगे कॉलन, ध्यान देना कॉलन लगाया, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन। अब यहाँ पे रिजल्ट लिखोगे बी इज ग्रेटर देन ए, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आप लगाओगे सेमी। ये जो आपका एक्सप्रेशन है बेसिकली यही आपका टर्नरी ऑपरेटर, यहाँ पे आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हो। अगर मैं अब यहाँ पे इसको एंटर करूँ, ये देखिए ए इज ग्रेटर देन बी कहाँ आ गया, ये आपके रिजल्ट में आ गया, जस्ट लाइक अबव। पर ये चीज़ आप कैसे कर पा रहे हो, एक लाइन में ही कर पा रहे हो। यहाँ पे आपको कितने कर्ली ब्रेसेस और ये सारी चीज़ें का यूज़ करना पड़ रहा था, जबकि टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू ये चीज़ आप क्या कर पा रहे हो, एक लाइन में कर पा रहे हो। अब यहाँ हो क्या रहा है मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली जब टर्नरी ऑपरेटर का आपने यूज़ किया तो उसने चेक किया क्या ए ग्रेटर देन बी है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो सिंपली ये वाला एक्सप्रेशन एवेल्युएट कर दो, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन क्या कर दो, इवेल्युएट कर दो। अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स है, मतलब अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तब ये वाला रिजल्ट प्रिंट कर दो। ठीक इसी तरह से कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए इज ग्रेटर देन बी, रिजल्ट में असाइन कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स वाली पार्ट में आ जाओ और बी इज ग्रेटर देन बी, मतलब यहाँ पे मैंने दैब लगा दिया है, मतलब यहाँ पे दे नहीं है, तो बी इज ग्रेटर देन ए कर दो। तो यहाँ पे भी टर्नरी ऑपरेटर इसी तरह से यूज होता है। ये उन लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है जो नए नए प्रोग्रामिंग में है, उनको यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको एक इफ एल्स के थ्रू ये चीज़ समझा दी है, ठीक है। ये सिंपली ये जो इफ एल्स में लिखा है यहीं पे वो चीज़ हम लोग यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़, तो बस ध्यान देना है सिंटेक्स का, ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर जो भी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट चाहिए, उसके बाद कॉलन, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पे जाएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये यहाँ पे जाएगा, और जो भी फिर एक्सप्रेशन होगा वो हमारे यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे स्ट्रिंग ही लिखनी है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे रिजल्ट के अंदर कुछ स्टोरी कराना है, मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 ग्रेटर देन 10। अगर 5 ग्रेटर देन 10 है मतलब मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद मैं लिखूंगा लेट से कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लेट से प्रिंट करा दूंगा 5, ठीक है। तो मैं इस तरह से भी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कॉलन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अगर ऐसा नहीं है कंसोल लॉग, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा बाय सिंपली। और अगर मैं अब इसको देखिए इंटर करूँगा, देखिए इसने बाय प्रिंट कर दिया। क्यों बाय प्रिंट किया, ये हमने कहा कि 5 ग्रेटर देन 10 है, बिल्कुल नहीं है, ये फॉल्स है, तो ये वाले पे नहीं आके कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और इसने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग किया, जिसकी वजह से हमारा बाय यहाँ पे। तो इसी तरह से आपका टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, रीस्ट्रक्चरिंग इन जावा स्क्रिप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले ही बता दूं कि ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा आसान लेक्चर है, बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, स्पेशली अगर आप सोच रहे हो कि मैं आगे जाके रिएक्ट जेएस पढ़ूंगा,
तो अगर आपने सोचा कि मैं रिएक्ट जेएस पढ़ूंगा तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन का यूज़ आप रिएक्ट जेएस में हर जगह देखोगे। तो इसलिए इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। और ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का क्वाड भी है, तो डेफिनेटली इसको ध्यान से समझना भी है ऐसे भी, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम है कार, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट्स से कलर, और कलर में मैंने लिख दिया लेट्स से रेड। के पास अपना कोई मॉडल नंबर होगा, मतलब उससे नंबर होगा, मॉडल नंबर हम ले लेते हैं लेट्स से 7। ओके, मैंने गड़बड़ कर दी, 7। और लेट्स से ये ऑटोमेटिक है क्या, तो ये जानने के लिए हमने क्या किया, एक बूलियन वैल्यू के यूज़ किया कि ये है, ठीक है, ट्रू, मतलब ये ऑटोमेटिक कार। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट्स से कलर, मॉडल नंबर, ऑटोमेटिक, ये सब मैं एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, और ये चीज़ मैंने बताई भी हुई है, हमें सिंपली वेरिएबल का यूज़ करना होता है, राइट। हम लोग वेरिएबल करने डिक्लेयर करेंगे पहले, लेट्स से मैंने लिखा वेरिएबल को कलर, और इस कलर के अंदर मैंने ये बताया हुआ है अपने बेसिक जावास्क्रिप्ट के कोर्स में कि किस तरह से ऑब्जेक्ट के हम लोग मेथड्स को, सॉरी, ऑब्जेक्ट की किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से उनकी कीज़ को, की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके लिए मैं लिखूँगा कार डॉट कलर, राइट। इसी तरह से लेट्स से मुझे मॉडल नंबर भी चाहिए, तो मैं लिखूँगा मॉडल नंबर, और फिर लिखूँगा मैं कार डॉट मॉडल नंबर, राइट। और इसी तरह से मैं लिखूँगा कॉन्स्ट इज़ ऑटोमेटिक, राइट। और फिर से मुझे लिखना पड़ेगा कार डॉट इज़ ऑटोमेटिक। और ये काफ़ी ज़्यादा, एक चीज़ आपने देखी यहाँ पे क्या हो रही है, बार बार मुझे एक चीज़ का यूज़ करना पड़ रहा है, और वो चीज़ है कार डॉट कार डॉट कार डॉट, राइट। अभी मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट में और भी कई तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, तब तो मुझे बार बार कार डॉट ही लिखना रहना होगा, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन में हम लोग डिस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग बेसिकली कुछ इस तरह से करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ कि हम ये सारी चीज़ें लिखें, ठीक है, और अगर लेट्स से मैं इसको आपको प्रिंट करा के भी दिखा दे रहा हूँ पहले, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, कलर और मॉडल नंबर, और हमारे पास है इज़ ऑटोमेटिक, राइट। अब मैं ये सारी चीज़ें एक बार प्रिंट भी करा के दिखा देता हूँ कि हम लोग ने ये सारी चीज़ें एक्सेस कर ली, फ्रेश। तो देखिए रेड 7 और ट्रू सब एक्सेस हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रक्शन के थ्रू करेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तो पहले कमेंट आउट कर देते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं है। डिस्ट्रक्शन में हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, मतलब कॉन्स्ट लिख सकते हैं, लेट लिख सकते हैं, ये चीज़ मैंने शायद पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि अब हम लोग कॉन्स्ट या फिर लेट का ही यूज़ करेंगे, राइट। अगर हम चाहते हैं कि वेरिएबल में कोई चेंज ना आए तो हम लोग कॉन्स्ट यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम लोग लेट का यूज़ करेंगे। वही सब चीज़ें मैंने बताई हुई है, तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखें तो उसको ज़रूर से देखिएगा। कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और सिंपली यहाँ पे मैं लिख दूंगा कलर, मतलब जो जो प्रॉपर्टीज़ आपने अपने ऑब्जेक्ट में मेंशन की है बस उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए, नंबर और इज़ ऑटोमेटिक, और यहाँ पे सिंपली अपने ऑब्जेक्ट का नाम, बात खत्म। बस आपको यही करना है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो कार की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कलर, मॉडल नंबर, इज़ ऑटोमेटिक, वो सब फेच होके इन सारे वेरिएबल्स में आके स्टोर हो जाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा और आपके सामने इसको फिर से करूँगा, तो ये देखिए वापस से ही वही चीज़ें हमें प्रिंट करके दे रहा है। तो हुआ क्या, एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, हुआ सिंपली ये कि कार से ऑटोमेटिकली उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, कलर, मॉडल नंबर और इज़ ऑटोमेटिक, यहाँ पे आके फेच हो गए। ओके, अब मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या यहाँ पे मैं वेरिएबल का कुछ और नेम भी लिख सकता हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने लेट से यहाँ पे लिखा इज़ ऑटोमेट, और आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे इस ऑटोमेट को प्रिंट भी करा दूंगा, तो ये इस ऑटोमेटिक की वैल्यू फेच नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ये तो पता है कि कॉल और मॉडल नंबर क्या है, कलर और मॉडल नंबर क्या है, ये तो उसको फेच कर लेगा, कलर और मॉडल नंबर को कार से फेच कर लिया जाएगा। मगर इज ऑटो कुछ भी नहीं है, राइट, इज ऑटोमेट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो उसको फेच नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है। इसीलिए अगर आप यहाँ पे सेव करके इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ये हमें क्या दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक इसी तरह से आप डिस्ट्रक्शन का यूज़ करके इन सारी वैल्यूज़ को फंक्शन में भी पास कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे पहले वापस से इसको लिख देता हूँ, इज़ ऑटोमेटिक, इज़ ऑटोमेटिक। मान लेते हैं कि आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन लेट्स से प्रिंटर, ठीक है, एक प्रिंटर फंक्शन आपने बनाया, और अब क्या चाहते हो कि ये जो वैल्यूज़ है, राइट, कलर, मॉडल नंबर, इज़ ऑटोमेटिक, आप इनको यहाँ पे
प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे इसका यूज़ करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है। मगर उससे बेटर तरीका क्या है कि आप ये भी मत करो और सिंपली फंक्शन की जो आर्ग्यूमेंट्स में है वहीं पे डिस्ट्रक्शन कर दो। मतलब कुछ इस तरह से आप यहाँ पे ही डायरेक्ट क्या लिख दो, कलर, मॉडल नंबर और इज़ ऑटोमेटिक। और सिंपली जब आप इस फंक्शन को कॉल कराओगे तो यहाँ पे फंक्शन में प्रिंट कर दो प्रिंटर और यहाँ पे पास कर दो कार, बस। तो ऑटोमेटिकली उसके आर्गुमेंट्स में ही यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस हो जाएगा, आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको आपको रन करके भी दिखा देता हूँ, मैं इसको पहले मिटा दूँ, ठीक है। सेव, रन इट, वंडरफुल, राइट, रेड 7 एंड ट्रू। तो यहाँ पे फंक्शन के विद इन ही किस तरह से हमने डिस्ट्रक्शन की ये भी हम लोगों ने देख जा रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग इन जावा स्क्रिप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और अब हम लोग देखते हैं कि क्या होती है टेम्पलेट स्ट्रिंग। टेम्पलेट स्ट्रिंग समझने से पहले हम लोग ये देख रहे थे कि पहले जब टेम्पलेट स्ट्रिंग नहीं थी तब क्या प्रॉब्लम थी जावास्क्रिप्ट में। पहले किस तरह से स्ट्रिंग और वेरिएबल्स को एक साथ यूज़ किया जाता था। जैसे हमें कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में हमें वेरिएबल्स को भी यूज़ करना है तो पहले किस तरह से होता था, पहले वो देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि टेम्पलेट स्ट्रिंग आने से क्या चीज़ आसान हो गई, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ दो वेरिएबल ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ कॉन्स्ट एज, ठीक है, बस एज ही लिख दे रहा हूँ और इसमें एज दे देता हूँ लेट्स से 18, 180 नहीं 18। और एक ले लेते हैं नेम, ठीक है, इसको ले लेते हैं एन ए या फिर एन ए एम लिख देते हैं और इसमें नेम ले लेते हैं लेट्स से रवि या फिर ठीक है रवि ले लेते हैं, रवि। अब लेट्स से मुझे ये एक सेंटेंस में यूज़ करनी है, जैसे कि माई नेम इज़ रवि एंड माई एज, या फिर ऐसे माई नेम इज़ रवि एंड आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, कुछ इस तरह से मुझे लिखना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस टी आर, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं सेंटेंस। और यहाँ पे अब मैं इस तरह से लिखूँगा हाय, पहले मुझे लगाना होगा स्ट्रिंग क्योंकि मैं स्ट्रिंग यूज़ करने जा रहा हूँ, हाय माय नेम इज़। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्पेस देना होगा, प्लस इसके बाद मुझे लिखना होगा एन ए एम क्योंकि वो वेरिएबल का नाम है एन ए एम। फिर मुझे लगाना होगा यहाँ पे प्लस और इसके बाद फिर मुझे लिखना होगा हाय माय नेम इज़ रवि एंड आई एम। अब मैं आई एम के बाद क्या लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा यहाँ पे प्लस आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एज और फिर मैं लगाऊंगा प्लस ईयर्स ओल्ड, कुछ इस तरह से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो पहले ये देखी रही होगी कितना प्लस प्लस यूज़ करना पड़ा है, राइट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ, क्या दिख जाए, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। अगर आप पूरे सेंटेंस को देखोगे तो मैंने लिखा है हाय माई नेम इज़ रवि, क्योंकि एन एम की जगह क्या आ जाएगा, रवि आ जाएगा, एंड आई एम 18 ईयर ओल्ड या फिर 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, चलो मान लेते हैं। और मैं ऐसे करता हूँ सेव और मैं यहाँ पे अब एस टी आर को या फिर ऐसा करते हैं डायरेक्टली यहीं पे कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एस टी आर, ठीक। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ और मैंने किया यहाँ पे रन, तो यहाँ पे देखिए आ गया हाय माय नेम इज़ रवि एंड आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रवि और एंड एक साथ हो गया, रीज़न भी कि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दी, मैंने यहाँ पे गलती से दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब इसको मैं सेव करूँगा, अब इसी से समझ में आ रहा होगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये, राइट। जब पहले अगर हमें जावास्क्रिप्ट में लेट्स से कोई स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल्स का यूज़ करना था तो ये होता था, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, पहले स्ट्रिंग लिखा हमने, फिर उसको डबल कोट्स में फिर स्पेस दो, अगर स्पेस नहीं दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ से स्पेस हटा देता हूँ तो भी देखना क्या होगा, यहाँ पे करूँगा सेव, ये देखना माई नेम इज़, अब इज़ और अभी एक साथ आ गए, राइट। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम आसान कैसे बना सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम आसान बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट स्ट्रिंग। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली पहले तो मुझे ये हटा देना चाहिए। अब हम लोग यूज़ करेंगे बैकटिक्स। बैकटिक्स क्या पहले मैं बता दूँ, अब अगर आप अपने लेफ्ट साइड में कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में देखोगे कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक के ऊपर टैब है, टैब के ऊपर जो एक कुछ इस तरह का सिंबल है यही होता है बैकटिक्स। तो इसी के अंदर हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने पहले क्या लिखा था, हाय माय नेम इज़। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूँगा, एक कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पे मैं एन ए एम लिख दूंगा और यहाँ पे मैं शुरू में डॉलर भी लगाऊंगा इस तरह से, डॉलर का आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हाय माय नेम इज़ रवि, अब देखना यहाँ पे एंड माय एंड आई एम, यहाँ पे मैं लगाऊंगा फिर से डॉलर और फिर यहाँ पे लिखूंगा
एज ईयर्स ओल्ड। बस अगर आपने ये लिख दिया, आपका काम हो गया। तो बैकटिक्स लेना है। बैकटिक्स के अंदर जब आप कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे ये नेम एक एक्सप्रेशन है, एज एक एक्सप्रेशन, आपने ये लिखा एक तरह से, ये नेम और वेरिएबल एक तरह से वेरिएबल है। अगर आपको कोई यहाँ पे इस तरह की चीज़ लिखनी है तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो। अब आप इसको सेव करो और आप यहाँ पे अगर इसको वो करो, रन करो, ये देखो, हाय माय नेम इज़ रवि एंड आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। तो ये क्या है, यही है आपकी टेम्पलेट स्ट्रिंग, इसी को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग। और आप पिछले से कंपेयर से करोगे तो काफ़ी ज़्यादा ही आसान है। सिंपली आपने बैक टेक्स्ट लगाए और उसके अंदर आपने अपना सेंटेंस लिखा, कोई स्पेस स्पेस का ध्यान नहीं देना, जैसे आप सेंटेंस लिखते हो सिंपली वैसे ही लिखा। और आपने फिर क्या किया, जहाँ पे आपको वेरिएबल्स का यूज़ करना था आपने ये इस तरह से उसको लिख दिया। आप इसमें कोई भी एक्सप्रेशन भी इवैल्यूएट कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे एज में से लेट से माइनस करना चाहता हूँ 10, ठीक है, और अब मैं इसे यहाँ पे करूँगा सेव, मैं करूँगा रन। तो अब यहाँ पे देखिए, हाय माय नेम इज़ रवि एंड आई एम 8 ईयर्स ओल्ड। तो ये 8 ईयर्स ओल्ड क्यों हुआ, एज में आया 18, 18 माइनस 10 8, तो इसीलिए यहाँ पे इसने 8 ईयर्स ओल्ड शो कर दिया। तो यही होती है आपकी टेम्पलेट स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो मैं आई थिंक आपको ये दिख भी रहा होगा, हाय माय नेम इज दिस। ओके, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में दो तरह से फंक्शन को क्रिएट किया, राइट। पहला तो ये तरीका था जहाँ पे हम फंक्शन का नाम लेते थे, राइट, कुछ इस तरह से, और रिटर्न कर देते थे जो भी वैल्यू हमें रिटर्न करानी होती थी, राइट। और ये चीज़ काफ़ी फेमिलियर भी है बहुत से लोगों को जिन्होंने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है। और सिंपली अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ जैसे इसके थ्रू, और मैं सेव करके इसको रन करूँ, तो ये हमें रिटर्न कर देता है रिजल्ट, राइट। क्योंकि एट 3, 3 गया तो इसने हमें रिटर्न किया a+b दैट इज 3+3 6, और हमें 6 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो एक तो फंक्शन क्रिएट करने का ये तरीका था, राइट। और दूसरा तरीका जो हम लोगों ने बाद में पढ़ा था वो कुछ इस तरह से था ना, ये था। इसमें क्या था, ये भी एकदम वैसे ही है। अगर मैं यहाँ पे भी देखिए, अगर लेट्स से यहाँ पे 4 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और इसे फिर से करता हूँ, ये देखिए 7 इसने भी रिटर्न किया। मतलब ये दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। ठीक इसी तरह से जो हमारी ES6 है उसने हमें एक नया तरीका दिया फंक्शन को क्रिएट करने का। और जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वही अब आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे, मतलब बहुत सारी जगह पे क्या, ज़्यादातर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं रिएक्ट के, जावास्क्रिप्ट के, वहाँ पे सब जगहों पे आप इस जो अभी मैं बताने चाह रहा हूँ उसी तरह के फंक्शन की क्रिएशन को आप देखेंगे, जिसे हम लोग एरो फंक्शन भी कहते हैं। तो आइए अब उसको भी देखते हैं किस तरह से वो वर्क करता है। तो जो हमारा तीसरा तरीका है जिससे हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जो हमें ES6 देती है, वो कुछ इस तरह से ही हम लिखते हैं कॉन्स्ट, यहाँ पे फिर से ऐड। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे इक्वल टू, और इस इक्वल टू के बाद हम लोग यूज़ करेंगे स्मॉल ब्रैकेट्स, मतलब हाँ स्मॉल ब्रैकेट सही है। फिर इक्वल टू, इसके बाद हम लगाएंगे एरो, आप चाहते हो यहाँ पे स्पेस भी दे दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर इसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तो जो ये ऊपर लिखा हुआ है, राइट, ठीक उसी तरह से आपने यहाँ पे भी वही फंक्शन किया है। मतलब ये दोनों, मतलब एक तरह से ये तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली A, B लिखना होगा। और अब इन तीनों फंक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तीनों हमें एक ही जैसा रिजल्ट देंगे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ रिटर्न, तो मैं एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ, रिटर्न A+B जो हम लोगों ने अभी तक पहले दूसरे दोनों फंक्शन में किया था। मैं ऐसे करता हूँ सेव, और इस बार हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे 6, बस सेव। और अब मैं करूँगा इसे रन, ये देखिए। तो इसी को कहा जाता है एरो फंक्शन। और ये एरो फंक्शन क्या है, ये एरो की वजह से इसे एरो फंक्शन कहा जाता है। अच्छा, इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं वो कन्फ्यूजन यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, हुआ क्या, अगर आप इस वाले को देखोगे, राइट, इस वाले को, सिंपली वही चीज़ यहाँ पे भी हुई है। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देते हैं, एक वेरिएबल का यूज़ कर देते हैं। मैंने भी यहाँ पे एक वेरिएबल का यूज़ किया, इक्वल टू लगाया, यहाँ पे भी लगा था। बस फर्क ये है कि अब हम फंक्शन कीवर्ड का कुछ भी यूज़ नहीं करते, सिंपली हम क्या लेते हैं, डायरेक्टली इसको हटा के A, B लगा देते हैं, और उसके बाद क्या यूज़ कर देते हैं, एरो का एरो नोटेशन यूज़ कर देते हैं सिंपली। और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मैं फिर से कहूँगा, इसमें इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट ये अब ये नया तरीका है जिस तरह से आप फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो अब आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे, जब भी हम फंक्शन क्रिएट करेंगे तो हम लोग इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। और आप भी अब से जब भी कोई जावास्क्रिप्ट का कोड करिए तो उसमें इसी फंक्शन के तरीके का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये एक नया तरीका है ES6 ने जिसको दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, काफ़ी छोटा वीडियो है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस चीज़ को समझना कि किस तरह से एरो फंक्शन को क्रिएट किया जाता है। और इसको आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी वेरिएबल नहीं, मतलब कुछ भी आर्गुमेंट नहीं पास करना है, आपको सिर्फ यहीं पे कुछ प्रिंट करा देना है, तो सिंपली आपको वही चीज़ यहाँ पे लिख देनी होगी तो अभी तक करते आ रहे थे। लिख देते हैं लेट्स से हेलो जावा, ठीक, एंड डन। मैं यहाँ पे दूंगा सेव। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब हमारे पास कंसोल के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ रिटर्न ही नहीं हो रहा है। मैं करूँगा सेव, और हम कुछ पास भी नहीं कर रहे हैं तो सिंपली ये कर देते हैं सेव। और अब मैंने कैसे रन,
ये देखिए हेलो जावास्क्रिप्ट। तो ये होता है हमारा एरो फंक्शन। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैप इन जावास्क्रिप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और अब हम लोग देखते हैं क्या होता है मैप। तो इसके लिए मैं एक बनाऊंगा एरे ताकि हम लोग मैप को समझ सकें। तो मैं इस एरे का नाम ले देता हूँ नॉर्मल एरे। ठीक है, और इसके अंदर मैं एलिमेंट पुट कर दूंगा 1 2 3 एंड 4। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक नई एरे बनाना चाहता हूँ। और उस एरे में मैं क्या चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे नॉर्मल लाइन में क्या है 1 2 3 4 है, राइट। तो मैं जो नई एरे बनाना चाहता हूँ उसमें क्या हो 2 3 4 और 5 हो। क्या हो 2 3, सॉरी डॉट लगा रहा हूँ, 3 4 और 5 हो। मतलब जो भी इस नॉर्मल एरे में एलिमेंट्स हैं उसका +1। तो 1 का +1 क्या होगा 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, राइट, 4 + 1 5। तो मैं कुछ इस तरह से एक नई एरे बनाना चाहता हूँ जिसमें हम लोग नॉर्मल एरे का यूज़ करेंगे। और इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मैप का यूज़ करेंगे। तो मैं उस एरे का नाम ले लेता हूँ जो मैं नई एरे बनाना चाहता हूँ, मैप एरे। अब ध्यान से देखिएगा मैप के सिंटेक्स को। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, जैसे हम लोग फॉर ईच में लिखते थे, यहाँ पे भी लिखूंगा नॉर्मल एरे डॉट। अब इसके बाद जैसे हम लोग फॉर ईच में क्या करते थे, अगर याद हो, देखिए इसने फॉर ईच ₹4 अपने आप ही लगा दिया मुझे, जबकि ज़रूरत नहीं है अभी। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मैप। और जिस तरह से हम लोग फॉर ईच के अंदर क्या लिखते थे, फंक्शन लिखते थे, राइट। और उसमें हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते थे। अगर आपने मेरा फॉर ईच वाला लूप वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फंक्शन नेम लिखने की जगह क्या यूज़ करेंगे, ये वाले मेथड का यूज़ करेंगे जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा, राइट। जहाँ पे हम लोग फंक्शन के नेम की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग डायरेक्टली एरो फंक्शन का नेम यूज़ करेंगे, मतलब एरो फंक्शन यूज़ करेंगे और सिंपली इस तरह से इसको डिफाइन कर देंगे। और इसके अंदर लेट्स से मैं कोई वैल्यू इनपुट करना चाहता हूँ, लेट्स से ना। अभी क्या हो रहा है सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने कहा, मैं ये जो मैप एरे है, मैं इसमें चाहता हूँ कि जो भी एलिमेंट्स आए वो +1 हो, जो भी हमारे नॉर्मल एरे है। मतलब कि नॉर्मल एरे में अगर 1 2 3 4 है तो मेरे मैप एरे में क्या हो 2 3 4 5 हो, मतलब कि एक तरह से +1 ऑफ द एलिमेंट ऑफ नॉर्मल एरे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली बहुत ध्यान दीजिएगा, सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा num +1 और यहाँ पे इसको मैं करा दूंगा रिटर्न। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा शुरू में, बट बहुत ही आसान है, मतलब जो उसको समझना काफ़ी आसान है, मगर हो सकता है सिंटेक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो अब इस तरह से क्या होगा, जो हमारी मैप एरे है उसमें आप देखेंगे कि 2 3 4 5 आ गया। अब ये कैसा है मैं अभी आपको बताता हूँ, उसके लिए अभी भी आप परेशान मत होइए। ठीक, मैं सिंपली इसको कर दूंगा। ठीक है, अभी इसको पहले प्रिंट करा के देख लेते हैं कि आया है कि नहीं। console.log और मैं यहाँ पे अपनी मैप एरे को प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, और अब मैं इसको करूँगा सेव। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं और अब मैं यहाँ पे करूँगा इसको रिफ्रेश। वंडरफुल, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है 2 3 4 5, मतलब कि हमारी मैप एरे में जो हम चाहते थे वही सारे एलिमेंट्स आए। अब ये कैसे हुआ, ये अब इसको समझते हैं। हुआ क्या है, अगर याद करिए, अगर आपको फॉर ईच लूप याद हो, राइट, अगर आपको फॉर ईच लूप याद हो तो उसी तरह का सिंटेक्स यहाँ पे मैप का भी है। सिंपली हमने नॉर्मल एरे का यूज़ किया, नॉर्मल एरे डॉट मैप। फिर उसके बाद जो फंक्शन का यूज़ करते थे, हमने यहाँ पे फंक्शन ही का यूज़ किया, बट अब यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फंक्शन का यूज़ किया, एरो फंक्शन का यूज़ किया, जो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अब हमने इसके अंदर क्या लिखा, जो भी हमें अपनी मैप एरे में चाहिए था। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अब होगा क्या इसको समझिए। नॉर्मल एरे से एक एक एलिमेंट जो होगा आपके नम में जाएगा, मतलब पहले 1 गया, 1 यहाँ नम में आया, नम में +1 हुआ, 2 हो गया। अब ये 2 कहाँ चला गया, आपकी मैप एरे में चला। कुछ इस तरह से हो रहा है, इसको समझिएगा, थोड़ा थोड़ा है ये इस तरह। फिर क्या हुआ, फिर आपका 2 गया, 2 आपके नम में आया, 2 +1 हुआ 3, और ये 3 कहाँ रिटर्न हो गया, आपके मैप एरे में रिटर्न हो गया। तो इसीलिए आपके पास 2 3 आ गया। इसी तरह से ये तब तक इटरेट करेगा जब तक कि ये नॉर्मल एरे को पूरी तरह से एंड नहीं कर देता। मतलब ये नॉर्मल एरे पे ये मैप तब तक इटरेट करेगा जब तक कि ये नॉर्मल एरे पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। और उसी की तरह इस पर ये फंक्शन, मतलब ये जो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फंक्शन, वो यहाँ पे इसको, मतलब एक्सप्रेशन, वो यहाँ पे इसको परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, अगर लेट से मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन करता, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन करता 2 से, अब क्या होगा, अब 2 इंटू जो भी नॉर्मल एरे में एलिमेंट्स होंगे उनका 2 हो, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब 2 4 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारे आप मैप एरे में आ जाएगा। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। अभी मैं इसको आपको फॉर ईच लूप के भी थ्रू करके दिखाऊंगा, तो आपको शायद थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 आया। अब यही चीज़ अगर लेट से मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर ईच लूप के थ्रू करूँ, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको फिर से यहाँ पे अपने फॉर ईच लूप का यूज़ करना होगा।
और फॉर ईच लूप में अगर आपको चीज़ पता हो तो फॉर ईच लूप हमें कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करता था। अगर आपको सिंटेक्स याद हो तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए नॉर्मल, इस पे अब हम लोग आने जाने फॉर ईच लूप, राइट, नॉर्मल तरह से फॉर ईच। इसके बाद हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, सिंपली वही चीज़, फंक्शन नम। और यहाँ पे मैं करूँगा, पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखते थे, राइट, फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते थे, अब हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। करूँगा यहाँ पे, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये नॉर्मल एरे आ गई, डॉट फॉर ईच नम। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें एक नई एरे मिले जिसमें कि हम चाहते हैं कि लेट से 2 3 4 5 मिले, ठीक है, पिछली बार की तरह 2 3 4 5 मिले। तो हम उसके लिए अगर फॉर ईच लूप का यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें एक नई एरे बनानी पड़ेगी, कॉन्स्ट, लेट से मैं इस एरे का नाम दे देता हूँ मल्टीप्लाइड, मतलब कुछ भी दे देते हैं, मल्टीप्लाई, या फिर चलिए डबल दे देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आई थिंक, डबल। और इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फॉर ईच लूप है, जब ये जितनी बार भी चलेगा, मतलब जितनी बार भी हमारी नॉर्मल एरे में एलिमेंट्स है उतनी बार ये चलेगा, हम क्या करेंगे, सिंपली डबल डॉट पुश का यूज़ करके इस डबल वाली एरे में एलिमेंट्स को पुश करेंगे। और कैसे एलिमेंट्स को पुश करेंगे, हम चाहते हैं कि हम +1 को इस तरह से पुश करें, ठीक है? तो कुछ इस तरह से अगर मैं इसको अभी सेव करूँगा, पहले कंसोल भी करा लेते हैं, कंसोल देख रहे हैं दोनों में सिंटेक्स में काफ़ी डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे हमें एक अलग से एरे बनानी पड़ी जो कि ये कॉन्स्ट डबल, जबकि वहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपली मैंने बस लिखा कॉन्स्ट मैप एरे, उस कॉन्स्ट मैप एरे में ऑटोमेटिकली एरे बन के आ गई, हमें अपने एंड से कुछ भी नहीं करना पड़ा। और अगर मैं यहाँ पे अभी इसको डबल को प्रिंट कराऊंगा, मैंने सेव किया, मैं आता हूँ यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए 2 3 4 5, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये डबल की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको समझ में आया होगा मैप में और आपके फॉर ईच में। फॉर ईच के केस में आपको अलग से एरे बनानी पड़ी, जबकि मैप के केस में आपको कुछ भी ऐसा नहीं बनाना पड़ा। और ये सिंटेक्स और ये चीज़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत जगहों पे इसका यूज़ देखोगे, ज़्यादातर आप इसी का यूज़ देखोगे जब भी आपको एरे में कुछ इस तरह की चेंजेस लाने होंगे, ठीक है। तो आप फॉर ईच का बहुत ही कम यूज़ देखोगे, जितनी भी अगर एडवांस कॉन्सेप्ट की आप बात करो तो ज़्यादातर आप देखोगे मैप का ही यूज़। और इसके बाद हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे फिल्टर हो गया, उसका भी यूज़ देखेंगे, बट अभी के लिए ये मैप को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आई थिंक ये चीज़ से समझ में आ गई कि मैप किस तरह से वर्क करती है। थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे लगता है कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं किस तरह से वर्क करता है। सिंपली फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, समराइज करा देता हूँ। आपके जो नॉर्मल एरे है उससे एलिमेंट फैच होंगे, आपके नम में जाएंगे और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और वो रिटर्न हो जाएंगे आपके मैप एरे में। फिर इसी तरह से होगा जब तक कि आपके एलिमेंट्स पूरी तरह से आपके नॉर्मल एरे में खत्म नहीं हो जाते। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से सिंटेक्स याद रखना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करेगा। वरना आप रिएक्ट जेएस पढ़ने जाओगे वहाँ पे मैप का ही यूज़ होगा ज़्यादातर, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। तो देखने जा रहे हैं फिल्टर इन जावास्क्रिप्ट, तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि मैप क्या होता है, राइट, जावास्क्रिप्ट में। और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फिल्टर। तो आइए शुरू करते हैं। तो फिल्टर का भी सिंटेक्स बहुत ही सिमिलर है जैसे हमारे मैप का था। मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो जिस तरह से आपके मैप का था, राइट, पिछले वीडियो में अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं यही कहूँगा पहले पिछला वीडियो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि मैप और फिल्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सिंपली लेट्स से मुझे एक फिल्टर एरे बनानी है और इसका यूज़ अभी समझ में आ जाएगा। मैं लिखूँगा फिल्टर एरे, सिंपली वैसा ही सिंटेक्स जैसे मैप का था, कुछ अलग नहीं है। फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा नॉर्मल एरे डॉट, अब मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना है, फिल्टर का यूज़ करना है। और यहाँ पे नम, अच्छा मैं यहाँ पे नम लिख रहा हूँ, नम का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ नम के यूज़ करना है, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, राइट। नम ले लो या फिर चीता ले लो, बफेलो ले लो, कुछ भी ले लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो वेरिएबल का नेम ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे नम लेना ज़रूरी है, कोई कंपलसरी है। तो सिमिलरली अगर आपने देखा तो एकदम वैसा ही सिंटेक्स है जैसे हमारे मैप का था, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। अब रिटर्न क्या करूँगा, लेट्स से मुझे एक ऐसी एरे चाहिए जिसमें कि वही एलिमेंट्स हो जो कि 2 से ग्रेटर हो, ठीक है। मतलब कि जैसे अगर हमारी 1 2 3 4 है तो इसमें से 2 से ग्रेटर कौन से एलिमेंट्स हैं, एक तो हमारा 3 है और एक हमारा 4 है। तो हम एक ऐसी एरे बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 से ग्रेटर एलिमेंट्स हों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे नम ग्रेटर देन 2, बस इतना लिख देने से हमारा काम हो गया। अब ये फंक्शनिंग मैंने जैसे मैप में आपको बताई थी, सिंपली वैसी यहाँ पे भी फंक्शनिंग वर्क करेगी। नॉर्मल एरे से नम में वैल्यूज जाएंगी, जैसे ये नॉर्मल एरे है, नॉर्मल एरे में 1 है तो 1 नम में गया,
तो क्या 1 ग्रेटर देन 2 है? नहीं है, तो ये रिटर्न नहीं होगा। फिर 2 जाएगा, क्या 2 ग्रेटर देन 2 है? नहीं है, तो ये भी नहीं जाएगा। फिर 3 जाएगा, जैसे ही 3 जाएगा, 3 क्या ग्रेटर देन 2 है? बिल्कुल है, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न कहाँ हो जाएगा? आपकी फिल्टर एरे में रिटर्न हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 4 भी ग्रेटर देन 2 है, तो ये भी क्या होगा? 4 भी ग्रेटर देन 2 है, तो ये भी आपकी रिटर्न हो जाएगा आपकी फिल्टर एरे में। अगर मैं यहाँ पे कंसोल कराऊँ डॉट लॉग, आप देख भी पाओगे, लॉग मैंने किया फिल्टर एरे, फिल्टर एरे को मैंने यहाँ पे कंसोल करा लिया। तो अब सेव करूँगा, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ। वंडरफुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 और 4 हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है, मतलब हमारे फिल्टर एरिया में कौन से एलिमेंट्स आ गए हैं? सारे वो एलिमेंट्स आ गए हैं जो कि 2 से ग्रेटर। और ऐसा ही नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन का ही मतलब टेस्टिंग कर सकते हैं, हम उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ कुछ इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि नम हमारा जो है वो ग्रेटर देन 2 हो, और मैं यहाँ पे एरे में कुछ एलिमेंट्स बढ़ा देता हूँ, लेट्स से 5 6 एंड 7 एंड 8, और मेरा जो नम हो वो ग्रेटर देन 2 हो, और लेस देन लेट्स से मैं कहता हूँ 8 हो, या फिर लेट्स से लेट्स देन 7 हो। तो इस केस में क्या होगा? 2 से जितने भी, ओके मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, नम शुड बी लेस देन 7, ठीक है, अब सही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि नम जो वैल्यू हो वो ग्रेटर देन 2 हो और लेस देन 7 हो। तो इस केस में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? 3 4 5 और 6। इसको मैं सेव करता हूँ, इस पर यहाँ पे रन करूँगा, ये देखिए 3 4 5 6 यहाँ पे हमारे फिल्टर एरिया में आ गए। अब आता है एक्चुअल डाउट, और वो डाउट यही होगा बहुत से लोगों का कि मगर फिर डिफरेंस क्या है मैप और फिल्टर एरिया में? मतलब फिल्टर भी तो कुछ उसी तरह से लग रहा है, मैप भी कुछ उसी तरह से लग रहा है, कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। तो आइए अब इसको समझते हैं, क्या डिफरेंस है फिल्टर और मैप एरिया में। तो जब आप बात करते हैं फिल्टर की, राइट, तो वो कुछ इस तरह से होता है, मतलब आपने यहाँ पे एक फनल लगा दिया और आपने यहाँ पे लेट से कुछ गंदा पानी डाला, तो ये फनल क्या करता है? साफ पानी आपको दे देता है। ठीक उसी तरह से आप क्या करते हो? अपने फिल्टर का यूज़ करके, अपने जावास्क्रिप्ट का फिल्टर का यूज़ करके आप इसमें एरे के एलिमेंट्स डाल लो, जैसे अभी के लिए, राइट। और ये एरे के एलिमेंट्स में से, जैसे मैंने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर चाहिए जो कि लेट से 2 से डिविजिबल हो, मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह की चीज़ मैं चाह रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा? फिल्टर हमारा क्या करेगा? इसको फिल्टर आउट कर देगा और हमें सिर्फ और सिर्फ 2 4 और 6 दे देगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल नंबर क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 4 और 6 है। तो फिल्टर एक तरह से क्या कर रहा है? एक तरह से एक छन्नी की तरह काम कर रहा है। आपने जहाँ पे एक एरे दी और उसने फिल्टर किया जो आपको चाहिए था उस हिसाब से, और आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट आपको दे दिया। तो एक तरह से गंदा पानी को आपने एक तरह से साफ कर दिया, तो ये फिल्टर करता है। वहीं अगर हम बात करें अपने मैप की, तो मैप काफ़ी डिफरेंट हो जाता है आपके फिल्टर से। तो मैप में क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारी एक नॉर्मल एरे है, और मैं चाहता हूँ एक नई एरे बनाना जो कि कुछ इस तरह से दिखे, 2 4 6 8, मतलब एक तरह से जो भी इस नॉर्मल एरे में एलिमेंट्स हैं उनका अगर हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो वो वाले एलिमेंट्स हमें कहाँ मिले? हमारी मैप एरे में मिले। मतलब 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10। तो कुछ इस तरह से। तो ऐसी जगहों पे आप क्या करते हो? मैप का यूज़ करते हो, क्योंकि मैप क्या करता है? एलिमेंट्स को एक तरह से मैप करता है। 1 को उसने क्या किया? 2 से मैप किया, 2 को उसने क्या किया? 4 से मैप किया, 3 को 6 से, 4 को 8 से, 5 को 10 से। तो ये है आपका मैप। जबकि फिल्टर में ये नहीं करते हो आप। फिल्टर में क्या करते हो? आप एक तरह से साफ करते हो अपनी एरे को, एक तरह से आपने क्या किया? फिल्टर किया, एक तरह से छन्नी से उसको साफ किया, और उसके बाद आपने कुछ एलिमेंट्स उससे छाट लिए। क्योंकि मैप में आप ऐसा नहीं करते हो। मैप में आप क्या करते हो? एक तरह से मैपिंग करते हो एलिमेंट्स की। 1 को 2 से मैप किया, 2 को 4 से। और ये कैसे कर पा रहे हो? सिंपली आपने लिखा नम रिटर्न नम इंटू 2। उसने क्या किया? जितने भी एरे एलिमेंट्स थे, जितने भी इस नॉर्मल एरे में एलिमेंट्स थे, उनको 2 से मल्टीप्लाई किया और आपको आपकी मैप एरे में दे दिया। तो यही डिफरेंस होता है आपके मैप में और आपके फिल्टर एरे में। आई थिंक इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है आपके फिल्टर में और आपके मैप में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिड्यूस इन जावास्क्रिप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं रिड्यूस। और रिड्यूस का भी सिंटैक्स काफ़ी कुछ सिमिलर है आपके मैप और फिल्टर एरे की तरह ही। तो मैं लिख दूंगा कौन रिड्यूस इक्वल टू, जैसे अभी तक हम लोग लिखते आ रहे थे, नॉर्मल एरे का यूज़ करेंगे, डॉट यूज़ सिंपली जो अभी तक हम लोग करते हैं, सेमी कॉलन। आप देखेंगे तो सिंटैक्स काफ़ी सिमिलर है हमारे मैप और फिल्टर की तरह ही। और जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कि यहाँ पे अभी तक जैसे आप मैप और फिल्टर की बात करें तो सिंगल आर्गुमेंट आप पास करते रहे, जो कि नम था। मगर इसके केस में आप 2 आर्गुमेंट पास करेंगे। एक होगा आपका एक्यूमुलेटर और दूसरा होगा आपका नम। और ये सिंटेक्स काफ़ी डिफरेंट है अगर आप कंसिडर करोगे अपने फिल्टर और अपने मैप को, राइट। पहले हम लोग एक आर्गुमेंट ले रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग 2 आर्गुमेंट ले रहे हैं।
अच्छा, इन आर्गुमेंट से आप कुछ भी नाम ले सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी अगर एक नॉर्मल कन्वेंशन के तौर पे ज़्यादातर एक्यूमुलेटर ही आप देखोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेटर लिया है, वरना आप कुछ भी ले सकते हो जो आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है। अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम इस रिड्यूस के थ्रू क्या करेंगे, इस एरे का सम निकालेंगे। मतलब इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और इस एरे का हम लोग सम निकालेंगे। और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे अपने रिड्यूस को। और उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिटर्न एक्यूमुलेटर प्लस, ये क्या होगा मैं सारी फंक्शनिंग बताऊंगा, अभी बस हम लोग एक बार सिंटेक्स से थोड़ा यूज टू हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने एक्यूमुलेटर को इनिशलाइज करेंगे, लेट्स से। और मैं इनिशलाइज कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको इनिशलाइज किया लेट्स से 0 से, ठीक है। अब ये जो है हमारा जो ये बना है राइट, जो हम लोगों ने अभी रिड्यूस बनाया है, इसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, अपनी एरे का सम निकाल पाएंगे। ये उसको चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंसोल लॉग, और यहाँ पे, और अब मैं इसको, ठीक है। तो ये अब चलते हैं अपने गूगल पे, क्रोम पे, और देखते हैं हमें सम का मतलब इसका रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। मतलब मैं इस एरे का अगर मैं सम जो करूँगा, अगर इन एलिमेंट्स का मैं सम करूँगा तो हमें वो सम मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। ओके, तो हम लोग आ गए अपने यहाँ पे क्रोम पे। अगर मैं यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि हमें 21 मिल गया है। तो 21 अगर आप प्लस करेंगे इन एरे के एलिमेंट्स को, आप देखेंगे कि रिजल्ट भी 21 आएगा। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 एंड 15 + 6 21। मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी, राइट। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मेरा रिजल्ट 21 आ रहा है। तो मतलब कि हमारा ये रिड्यूस वर्क कर रहा है। अब ये वर्क किस तरह से कर रहा है, मतलब इसकी फंक्शनिंग हो क्या रही है, इसको अब इसके बारे में बात करें, ठीक है। बेसिकली ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये लाइन कुछ और नहीं, बेसिकली मैंने कुछ इस तरह की चीज़, क्यूमुलेटर इक्वल टू क्यूमुलेटर। और अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपने इसका सिंटेक्स, इस तरह का सिंटेक्स देखा होगा, जब भी हमें किसी भी जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जब सम निकालना होता है, तो हम कुछ इसी तरह का सिंटेक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ हो रही है एट द बैक एंड, ठीक है। वो कह रहा है, देखते हैं हमारे नम में क्या होगा। हमारे नम में जो भी नॉर्मल एरे में एलिमेंट्स होंगे वो हमारे नम में जाएंगे। मतलब कि पहला एलिमेंट क्या है, 1, और 1 हमारे नम में जाएगा। तो इसको देखते हैं, ठीक है, इसको नहीं देखते हैं, इसको देखते हैं। तो 1, और एक्यूमुलेटर बाय डिफॉल्ट हमने क्या इनिशियलाइज किया हुआ है, 0 से। तो 0 + 1 क्या हो गया, 1, राइट। तो हमारे पास 1 आ गया, और 1 कहाँ पे स्टोर हो गया, हमारे एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया। तो पहली एक्यूमुलेटर की जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई, 1 आई, राइट। अब दूसरा एलिमेंट जाएगा 2, हमारे 2 जाएगा अपने नम में। फिर 2, 2 प्लस, अब यहाँ एक्यूमुलेटर में क्या है, 1 है, राइट। अब 2 + 1 क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब कि एक तरह से अगर आप देखोगे तो ये एक्यूमुलेटर हमारे जो प्रीवियस रिजल्ट की जो वैल्यू है इसको स्टोर करके रख रहा है, राइट। इसको एक्यूमुलेट करके रख रहा है। पहले एक्यूमुलेटर 0 था, 0 + 1 हुआ पहले एलिमेंट के साथ, तो उसने एक्यूमुलेटर ने 1 को स्टोर कर लिया। फिर नम में 2 आया, फिर उसने 1 + 2 किया, क्योंकि एक्यूमुलेटर के पास अपनी 1 की वैल्यू स्टोर थी, तो इसीलिए एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई 3। नेक्स्ट स्टेप में 3 आएगा, 3, अब 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। और उसके बाद 4, 4 + 6 10, इसी तरह से 10 + 5 15। और जब तक कि एरे के एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते तब तक ये चलता रहेगा, और लास्ट में हमारे एक्यूमुलेटर में 21 स्टोर हो जाए। अगर अभी भी आपको इस चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं बस यही कहूँगा, एक बार इसको ड्राई रन करके देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये जो यहाँ पे लिखा है कुछ और नहीं, वो चीज़ सिंपली यही चीज़ लिखी। अगर लेट से मैं यहाँ पे इंटू कर दूँ, ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे इंटू कर दूँ या सब्ट्रैक्ट कर दूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा इंटू, तो इंटू का मतलब क्या हो गया, कुछ इस, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्यूमुलेटर में ही इंटू कर रहा हूँ। मगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने इसको इनिशलाइज किया 0 से, मुझे इसको 1 कर देना चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ, सिंपली पहले एक्यूमुलेटर में 1 है और पहला नम हमारा 1 आया, राइट। तो 1 × 1 दैट इज 1। फिर हमारे एक्यूमुलेटर में 1 हो गया, अब नम में क्या आ गया, 2। तो 2 × 1 2। अब नेक्स्ट टाइम 3 आएगा, 3 × 2 इज 6। मतलब एक तरह से मैं एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ, राइट। कुछ इस तरह से ये ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, और 6 × 120 इज 720। इज सो गुड, राइट। मतलब मज़ा आ गया, मुझे तो मज़ा आ गया। तो मैं सेव करके आपको रन करके भी दिखा देता हूँ कि रिजल्ट देखिए क्या आएगा, 720 आएगा, ठीक।
तो ये चीज़ होती है हमारा रेड्यूस, और उसका नाम भी रेड्यूस इसीलिए रखा गया, अगर आप देखोगे इतनी बड़ी एलिमेंट थे, मतलब इतने सारे एलिमेंट को इसने रेड्यूस करके एक छोटे से पैकेट में हमें दे दिया, और जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके हिसाब से, अगर इंटू किया 720 प्लस किया 21, फिर से आप माइनस डिवीजन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होती है आपका रेड्यूस। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस कॉन्सेप्ट वाइज आपको ये एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की वर्किंग की। तो अभी तक हमने जितने भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, राइट, वो जावास्क्रिप्ट का कोड हम कहाँ पे मतलब एक तरह से रन करते थे, वो जावास्क्रिप्ट का कोड हम लोग रन करते थे अपने क्रोम के ब्राउज़र पे, राइट। तो क्रोम के ब्राउज़र पे ऐसी क्या चीज़ होती थी जहाँ पे ये चीज़ रन होती थी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ज़रूर क्रोम के ब्राउज़र पे तो रन हो रही है, मगर क्रोम के ब्राउज़र में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं V8 इंजन, मतलब हर ब्राउज़र में अपना अपना एक इंजन होता है जहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट का कोड रन करता है। हर एक ब्राउज़र का अपना इंजन होता है। यहाँ पे अगर हम क्रोम की बात करें तो इनके पास V8 इंजन होता है जहाँ पे आपका जावास्क्रिप्ट का कोड जो है रन करता है। अब इस V8 इंजन का काम क्या होता है? V8 इंजन का काम ये होता है कि जब भी आप कोई कोड, जो कि अगर आप देखोगे तो एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, राइट, एक हम लोग अपने उसको अपने एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिखते हैं, लाइक वार एंड ऑल दोज थिंग्स, उसको कन्वर्ट करता है ये एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में, क्योंकि हमारी जो मशीन है, जो हमारा सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी भाषा समझता है। उसको ये जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती। तो V8 इंजन का काम यही होता है। प्लस V8 इंजन का एक और काम होता है V8 इंजन का, वो ये है कि वो मेमोरी एलोकेशन में हेल्प करता है। तो इसके पास एक मेमोरी हीप एलोकेशन के लिए एक पूरा सिस्टम होता है। दूसरी चीज़, ये कॉल स्टैक को मेंटेन करता है। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, आइए इसको हम लोग डीपली समझते हैं, क्योंकि इसके बाद ही हमें समझ में आएगा क्या डिफरेंस होता है एक सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बिहेवियर में और एसिंक्रोनस बिहेवियर में। मेमोरी हीप। तो आइए अब समझते हैं मेमोरी हीप क्या होता है। तो हमारा मेमोरी हीप कुछ और नहीं, एक मेमोरी आप समझ सकते हैं, एक एरिया है जहाँ पे आपके वेरिएबल्स, जहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे आपके एरे, सारी चीज़ें स्टोर होती है। क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें वो क्या होती है, ये सारी चीज़ें स्पेस लेती है। जब हम लिखते हैं var a = 5, तो ये मेमोरी में कुछ ना कुछ अमाउंट की स्पेस लेता है। तो जैसे अगर आपने लिखा कॉन्स्ट a = 5, तो मेमोरी में ये क्या लेता है, एक स्पेस ले लेता है, जो कि अगर लेट से अगर हमारी मेमोरी इतनी बड़ी है तो उसमें क्या हुआ, ए ने एक ए जो वेरिएबल है जो कि कॉन्स्ट है, उसने क्या किया, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर ली हमारी मेमोरी में। ठीक उसी तरह से लेट से अगर हमने कोई एरे बनाई और उस एरे को भी जब हमने जैसे ही डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज किया अपने प्रोग्राम में, तो वो भी क्या करता है, हमारी मेमोरी हीप में एक जगह ले लेता है। ठीक उसी तरह से अगर आप कोई ऑब्जेक्ट भी बनाते हो तो वो भी इसी तरह से मेमोरी हीप में हमारी जगह ले लेता है। मतलब कि जो भी चीज़ें, मतलब आप जो भी डिक्लेरेशन करते हो, राइट, अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में, वो सारी चीज़ें को रन करने के लिए कुछ स्पेस चाहिए होती है, और वो स्पेस कहाँ से होती है अवेलेबल, वो हमारे मेमोरी हीप के थ्रू अवेलेबल होती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा अगर आप और भी डीप में पढ़ना चाहते हैं तो ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन करके एक सब्जेक्ट होता है, उसका पार्ट है। तो आप इसको वहाँ पे भी बहुत डेप्थ में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं डेप्थ में, मगर वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। अभी के लिए मैं जो बता रहा हूँ वो ये जो है वो ये है कि मेमोरी हीप में ही आपकी जो मेमोरी है, मतलब आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं, डेटा है, जो भी ऑरे है, ऑब्जेक्ट है, वो किस तरह से अरेंज होता है आपकी मेमोरी में। ठीक है, अब बात करते हैं कॉल स्टैक की, कि कॉल स्टैक क्या होता है। तो कॉल स्टैक भी एक तरह से आप समझ सकते हैं कुछ एक एरिया है जो कि जितने भी फंक्शन आप कॉल करते हो, जो भी फंक्शन आप कॉल करते हो, तो उन सब की एंट्री इस कॉल स्टैक में होती है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक कुछ इस तरह का एक फंक्शन लिखा, फंक्शन ऐड, जहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन है, उससे कोई फर्क वैसे नहीं पड़ता। ये क्या कर रहा है, ये एक सब फंक्शन को कॉल कर रहा है जो कि ये है, फिर ये भी var = 2 करता है, फिर ये एक MUL मतलब एक मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है, और इसके बाद ये यहाँ जाता है और ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन किसी को भी कॉल नहीं कर रहा है, बस ये var = 1 कर रहा है। ठीक है, तो आपने कुछ एक तरह एक फंक्शन बनाया आपने, मतलब एक तरह से एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखा जिसमें ये सारे फंक्शंस मेंशन है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने ऐड को कॉल किया, आपने इस फंक्शन को कॉल किया, और ये सब चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं फंक्शंस, राइट। आई थिंक ये सब चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने क्या किया, ऐड फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया। तो जैसे ही आप ऐड फंक्शन को कॉल करोगे, कॉल स्टैक क्या करेगा, इसकी एंट्री अपने स्टैक में कर लेगा। तो इस प्रोसेस को जो ये मैंने किया है, जो ये ऐड फंक्शन यहाँ पे आया है, इसे कहा जाता है पुश, राइट। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो डेटा स्ट्रक्चर में एक चीज़ होती है स्टैक, तो वो उसी स्टैक का ये यूज़ कर रहा है, जहाँ पे दो ऑपरेशंस होते हैं, पुश और पॉप। पुश का मतलब एक तरह से इंसर्ट, और पॉप का मतलब है रिमूवल। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड क्या हुआ, पुश हो गया हमारी कॉल स्टैक पे। ठीक है,
अब ये क्या होगा, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है या फिर हम कहें कि हमारा V8 इंजन है, वो जाएगा यहाँ पे, वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो इस लाइन पे आएगा, वो कहेगा ओके यहाँ पे एक सब फंक्शन है, तो मतलब कि मुझे यहाँ जाना है, तो वो क्या करेगा, इसकी भी एंट्री कर लेगा अपने सब फंक्शन मतलब अपने कॉल स्टैक में, और सब फंक्शन की एंट्री भी हमारे कॉल स्टैक में आ जाएगी। अब वो जाएगा अपने सब फंक्शन के पास, वो देखेगा अच्छा चलो इसको अब देखते हैं var2, फिर इसके ओके यहाँ पे तो उसने एक मल फंक्शन को कॉल कर लिया। अब क्या होगा, फिर वो मल फंक्शन की भी एंट्री करेगा हमारे कॉल स्टैक में, और जब वो यहाँ पे आएगा वो देखेगा अच्छा var = 1, ओके यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, मतलब कि ये वाला फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, जबकि इसमें कोई फंक्शन कॉल तो है नहीं। वो आता है मल फंक्शन के पास, देखता है var = 1, ए के अंदर 1 इनिशियलाइज करता है, उसके बाद देखता है अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आ गया, तो वहाँ से वो मल को हटा देता है। इसी ऑपरेशन को जो अभी हुआ इसे कहा जाता है पॉप। अब इसके बाद जब ये खत्म हो गया फंक्शन, तो वो आता है किसके बाद, सबके पास। अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ कैसे कर पा रहा है, वो ये सारी चीज़ें मेंटेन कर पा रहा है ड्यू टू दिस कॉल स्टैक। तो वो कॉल स्टैक में जब मल कॉल हुआ था तो वो यहाँ पे था, ठीक है, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो एक एरो यहाँ पे पॉइंट कर रहा था। जैसे ही ये ऑपरेशन मतलब जैसे ही ये फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, इसको वो पॉप करता है और अब आता है सब फंक्शन के पास। अब कहता है ओके चलो और सब फंक्शन देखते हैं, कहता है var = 2, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बता दूं, var = 2 तो हो ही चुका था, अब मल फंक्शन भी काम हो चुका है, राइट। तो उसके पास एक तरह से आप समझ सकते हो यहाँ पे भी एक पॉइंटर था, तो उसने क्या किया था, मल फंक्शन को मतलब जब उसने कॉल किया था तो वो पॉइंटर यहाँ पे था, राइट, इसके बाद ही वो यहाँ पे गया था। तो जो नेक्स्ट लाइन होगी वो कौन सी लाइन होगी, वो ये कर्ली ब्रेसेस वाली लाइन होगी, मतलब कि एक तरह से ये फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो चुका है, तो उसको भी क्या कर देगा, पॉप कर देगा। अब वो आएगा ऐड के पास, तो ऐड के पास वो गया क्यों था, बिकॉज मतलब ये ऐड यहाँ पे ऐड क्यों हुआ था, बिकॉज सब फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया था, राइट। तो वो देखेगा अच्छा सब फंक्शन तो एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सब फंक्शन अब दिख नहीं रहा है, तो वो जाएगा कर्ली ब्रेसेस, कहेगा अच्छा ये फंक्शन भी एंड हो गया है, इसको भी ये कर लेगा पॉप। तो इसी तरह से आपका कॉल स्टैक वर्क करता है। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी है, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस मतलब इसकी जो बीटेक का प्रोग्राम होता है इस तरह की कोई चीज़ नहीं की है, तो हो सकता है थोड़ा टिपिकल लगे। तो मैं बस यही सजेशन दूंगा, आप स्टैक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, वरना ये चीज़ जितनी मैंने बताई वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है आपके इंटरव्यू के लिए भी, प्लस जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए भी। सिंपली कॉल स्टैक का काम क्या है, ये एक तरह से आप समझ सकते हो एक डायरेक्टरी है जो कि मेंटेन करता है कि कौन कौन से फंक्शन कॉल किए गए हैं, और फिर उन फंक्शन को ये पुश करता है। जब वो फंक्शन पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो वो क्या करता है, पॉप कर देता है। इसी तरह से आपका कॉल स्टैक वर्क करता है। एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड कर लेना, आपको सारी चीज़ें फिर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट के पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉल स्टैक होता है। जी हाँ, जावास्क्रिप्ट के पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉल स्टैक होता है जो कि इस चीज़ को मेंटेन करता है, और इसी वजह से जावास्क्रिप्ट को हम लोग सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी नॉन ब्लॉकिंग। अभी इसका क्या मतलब है नॉन ब्लॉकिंग ये मैं बताऊंगा, बट ये समझ लीजिए कि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और वो सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉल स्टैक होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉल स्टैक में ये सारी चीज़ें करता है। जबकि ऐसी बहुत सारी ऐसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनके पास जो कि मल्टी थ्रेडेड होती हैं, मतलब कि उनके पास कई सारे कॉल स्टैक होते हैं इन सारी चीज़ों को करने के लिए, बट उनके बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जावा एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मगर जब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की तो ये सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉल स्टैक है, और ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी नॉन ब्लॉकिंग। नॉन ब्लॉकिंग का क्या मतलब है, एंड दैट कैन बी नॉन ब्लॉकिंग, ठीक है। अब इसको समझते हैं। ये हमारा एक यही वाला हमारा फंक्शन था, राइट। इसमें हो क्या रहा था, जैसे ही मल का काम खत्म हो जाता था, मतलब जैसे ही इस फंक्शन का काम खत्म होता था, ये यहाँ से पॉप हो जाता था। जैसे ही इसका काम खत्म हो जाता था, ये यहाँ से पॉप हो जाता था। जैसे ही इसका काम खत्म हो जाता था, तो ये भी पॉप हो जाता था। बट अब इस तरह से सोचिए, अगर मान लीजिए कि ये जो हमारा मल फंक्शन है, इसको मतलब मैं मल्टीप्लाई फंक्शन भी कह सकता हूँ, अगर ये फंक्शन बहुत बड़ा फंक्शन होता, मतलब यहाँ पे तो मैंने सिंपली var = 1 लिख दिया, मगर हो सकता है कि मैंने एक फंक्शन बनाया हो जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड, मतलब थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड। अब आप सोचिए थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब कि अगर देखा जाए तो जब तक हमारा मल, अगर जिस हमारे मल में लेट से थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड है, जब तक कि वो थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड रन नहीं कर जाएंगे, तब तक हमारा ना तो सब एग्जीक्यूट कर पाएगा, ना तब तक ऐड एग्जीक्यूट कर पाएगा, राइट। क्योंकि जब हमारा मल एग्जीक्यूट करता है तभी हमारा सब एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि इस तरह से ही ये
कॉलिंग हो रही है, सब ऐड कॉल करता है सबको, सब कॉल करता है मल को, और मल जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हमारा सब भी कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ब्लॉकिंग है, मतलब कि एक तरह से यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है इस मल फंक्शन की वजह से। अगर इस ब्लॉकिंग स्टेट को ही फॉलो किया जाए, मतलब ये जो ब्लॉकिंग हो रही है अगर इसको ही फॉलो किया जाए, तो आप ध्यान दोगे इससे क्या हो रहा है, हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो एक सिंक्रोनस बिहेवियर शो करेगी, राइट। सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि जब एक चीज़ खत्म हो जाए तब दूसरी चीज़ एग्जीक्यूट करो, जब दूसरी चीज़ खत्म हो जाए तब तीसरी चीज़ एग्जीक्यूट करो। इसे कहते हैं एक सिंक्रोनस बिहेवियर का होना। बट अगर आप इस डेस्टिनेशन पे आए तो इसमें क्या कहा गया है कि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी नॉन ब्लॉकिंग। मतलब कि ऐसे तो जावास्क्रिप्ट आपकी ब्लॉकिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट कैन बी का क्या मतलब है कि ऐसे तो आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो एक ब्लॉकिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि अगर मल यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक आप रिमेनिंग फंक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, राइट। अगर सब एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक आप ऐड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बट इसको आप क्या बना सकते हो, इसको आप बना सकते हो नॉन ब्लॉकिंग। और ये कैसे हो पाता है, ये हो पाता है हमारे इनसिंक्रोनस बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आई थिंक ये वीडियो ऐसे ही बहुत बड़ा हो गया है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो एक नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर शो करती है। हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ जावास्क्रिप्ट कैन बी नॉन ब्लॉकिंग। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी नॉन ब्लॉकिंग। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जहाँ पे मैंने बताया है कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट वर्क करती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप उसे देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने में, प्लस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में किस तरह से वर्क करती है उसको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज ये वीडियो समझने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी नॉन ब्लॉकिंग। तो जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्यों है, ये मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। बिकॉज जावास्क्रिप्ट के पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉल स्टैक होता है, इसलिए ये एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर मैंने आपसे कहा था कि जावास्क्रिप्ट कैन बी नॉन ब्लॉकिंग, राइट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जावास्क्रिप्ट कैन बी नॉन ब्लॉकिंग। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक कोड है जहाँ पे मैंने एक कंसोल लॉग लिखा है, फिर एक यूज फंक्शन को कॉल किया है, फिर एक कंसोल लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट की वर्किंग की बात करें तो ये किस तरह से वर्क करेगा, पहले कंसोल डॉट लॉग जाएगा हमारे कॉल स्टैक में, पुश हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, फिर वहां से ये पॉप हो जाएगा, और जैसे ही ये पॉप होगा हमारे यूज फंक्शन जाएगा हमारे कॉल स्टैक में, और इसका नाम यूज फंक्शन है, राइट। मैंने कुछ सोच समझ के इसका नाम यूज फंक्शन लिखा है। मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है, ये यूज फंक्शन है, इसमें हमने कम से कम थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड लिखा हुआ है, या फिर ये कोई ऐसा कोड है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो अगर ये फंक्शन बहुत ज़्यादा टाइम लेगा तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक तरह से ब्लॉक कर देगा रास्ता कॉल स्टैक का कंसोल डॉट लॉग के लिए, राइट। क्योंकि जब तक ये यूज फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक ये यहाँ से पॉप नहीं होगा, और जब तक ये पॉप नहीं होगा तब तक कंसोल डॉट लॉग की वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। मतलब ये फंक्शन एक तरह से क्या कर रहा है, हमारी प्रोग्रामिंग को एक तरह से ब्लॉक कर रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ सिंक्रोनस नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एक सिंक्रोनस बिहेवियर शो कर रहा है, जहाँ पे वो कह रहा है पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम क्या इस कोड को एसिंक्रोनस बिहेवियर में ले जा सकते हैं, तो क्या अब हम इस कोड को नॉन ब्लॉकिंग बना सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ। जावास्क्रिप्ट आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने कोड को एसिंक्रोनस बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट को फिर से पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी नॉन ब्लॉकिंग। अब ये कैन बी क्यों लिखा था, क्योंकि अगर आप पिछला एग्जांपल देखेंगे तो ये एक नॉन ब्लॉकिंग का एग्जांपल नहीं है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यूज फंक्शन इसे ब्लॉक कर रहा है, तो ये एग्जांपल है ब्लॉकिंग का, ठीक। मगर हम इसको नॉन ब्लॉकिंग बना सकते हैं, दैट्स व्हाई इट कैन बी नॉन ब्लॉकिंग, मतलब आप इसको नॉन ब्लॉकिंग बना सकते हो। और इसको हम कैसे बना सकते हैं नॉन ब्लॉकिंग, इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, जहाँ पे हमने देखा था वेब एपीआई का यूज़ करके, कॉल बैक क्यू का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एसिंक्रोनस नेचर अपने जावास्क्रिप्ट में ला सकते हैं। और ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं फिर से कहूँगा ज़रूर से देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को एसिंक्रोनस बनाने के लिए सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज़ कर लेंगे, जहाँ पे यूज फंक्शन एक तरह से इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉल बैक फंक्शन हो जाएगा और सकते हैं। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने कोड में एसिंक्रोनस बिहेवियर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो कैसे वर्क होगा, तो पहले सीधी सी बात है, कंसोल डॉट लॉग बन जाएगा हमारे कॉल स्टैक में, ये एग्जीक्यूट होगा, फिर पॉप होगा। जैसे ही ये पॉप होगा तो हमारे सेट टाइम आउट पे आएगा, और सेट टाइम आउट क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक वेब एपीआई का पार्ट है, जो चीज़ मैंने वैसे पिछले वीडियो में समझाई हुई है। तो ये टाइम आउट वेब टाइम आउट वेब एपीआई के पास आ जाएगा।
अब कॉल स्टैक क्योंकि खाली है, तो भाई जब कॉल स्टैक खाली है तो हमारा console.log कहेगा ठीक है भाई जब कॉल स्टैक खाली है तो मैं चला जाता हूँ, और ये जाएगा, पुश होगा, एग्जीक्यूट होगा, और ये यहाँ से पॉप हो जाएगा। अब जैसे ही ये पॉप होगा, हमारे ये सेट टाइम आउट, जब हमने टाइम सेट किया था उसके बाद ये यूज फंक्शन कॉल होगा। और सेट टाइम आउट के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं पिछले वीडियो में, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मतलब सेट टाइम आउट वर्क करता है। तो ये यूज फंक्शन जाएगा कॉल बैक के बाद, और कॉल बैक क्यू के बाद इवेंट लूप के थ्रू ये यूज फंक्शन कहाँ चला जाएगा, कॉल स्टैक में चला जाएगा, और उसके बाद जाके ये यूज फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने कोड को एसिंक्रोनस बनाया, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले हमने console.log1 चलाया, फिर हमने console.log3 चलाया, और उसके बाद अपना सेट टाइम आउट फंक्शन मतलब अपना यूज फंक्शन चलाया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस बिहेवियर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप अब समझ में आया होगा कि क्या मतलब था दैट कैन बी नॉन ब्लॉकिंग का। तो हमने क्या किया, अपने एक ब्लॉकिंग कोड को एक नॉन ब्लॉकिंग कोड में कन्वर्ट कर दिया। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉल बैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं? कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको आप एज एन आर्गुमेंट पास करते हो किसी और फंक्शन में, ठीक है। तो ये क्या है, एक फंक्शन है जिसको आप एज एन आर्गुमेंट पास करते हो किसी और फंक्शन में। अब इसका क्या मतलब है, आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आइए अब समझते हैं कॉल बैक फंक्शन को विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने एक index.html फाइल बनाई हुई है और उसको मैंने अटैच किया अपने demo.js से, और आंसर में यहाँ पे मैं बेसिकली रिजल्ट पुट करा रहा हूँ, शो करा रहा हूँ बेसिकली दो नंबर्स के सम का। तो यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं, एक माई कैलकुलेटर जो कि दो नंबर्स का सम करता है और उसको रिटर्न करता है, और फिर ये माई डिस्प्ले फंक्शन हमें क्या करता है, फिर माई डिस्प्लेयर फंक्शन क्या करता है, ये इन दोनों का रिजल्ट हमें स्क्रीन पे शो करता है। तो यहाँ पे मैंने 5,10 पास किया था, तो इसी रिजल्ट में मुझे यहाँ पे 15 मिला है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसी सेम लॉजिक को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, और अभी इसी लॉजिक को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक फंक्शन। तो पहली चीज़ तो मैं ये करूँगा, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें कॉल बैक फंक्शन में इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी करके कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपने माई कैलकुलेटर फंक्शन बनाएंगे, राइट। सारी चीज़ें वही रहेंगी, सिंपली मैं लिखूँगा माई कैलकुलेटर, और अब इसके अंदर मैं num1 num2। अब एक चीज़ यहाँ पे जो चीज़ है वो मैं अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक फंक्शन पास करा रहा हूँ, इसका मैं नाम दे रहा हूँ माई कॉल बैक। अभी ये क्या होगा, अभी ये समझ में आ जाएगा, जस्ट अ मिनट। पहले मैं यहाँ पे लॉजिक लिखूँ फिर आपको बताता हूँ उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैंने क्या, लेट sum1, सॉरी नॉट sum1 एक्चुअली num1 प्लस num2, मैंने यहाँ पे ऐसा वो किया, और अब मैं क्या करूँगा, अपने इस कॉल बैक फंक्शन में मैं सम को पास कर दूंगा। अब ये कॉल बैक फंक्शन है क्या, तो वो मैं यहाँ नीचे बताऊंगा। मैं कहूँगा माई कैलकुलेटर 5,10, सेम उसी तरह से। अब मैं यहाँ पे साथ ही साथ अपने माई डिस्प्लेयर फंक्शन को भी पास करूँगा। तो ये माई डिस्प्लेयर फंक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एज एन आर्गुमेंट पास किया जा रहा है हमारे माई कैलकुलेटर को। इसका नाम मैंने क्या रखा है, माई कॉल बैक रखा है, क्योंकि ये एज एन आर्गुमेंट पास किया जा रहा है हमारे माई कैलकुलेटर को। तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन की डेफिनेशन भी यही थी, राइट, कि जब कोई फंक्शन किसी और फंक्शन के मतलब किसी और फंक्शन के आर्गुमेंट में पास किया जाए, राइट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारा एक कॉल बैक फंक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया, जहाँ पे मैंने माई डिस्प्लेयर को यहाँ पे पास किया। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे कॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका एक तरह से आप समझ सकते हैं एड्रेस यहाँ पे पास किया है। और अब मैं यहाँ पे जब इन दोनों चीज़ों का सम कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, फिर मैं इस माई कॉल बैक, जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो माई डिस्प्लेयर ही है, माई डिस्प्लेयर को मैंने यहाँ पे फिर कॉल कर लिया है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो सिंपली इस तरह समझना, मैंने यहाँ पे इस माई डिस्प्लेयर को एक तरह से यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, क्योंकि माई कॉल बैक के अंदर ही माई डिस्प्लेयर जा रहा है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, माई डिस्प्लेयर को, क्योंकि माई कॉल बैक के अंदर ही माई डिस्प्लेयर जा रहा है, सिंपली यहाँ से माई डिस्प्लेयर को मैं कॉल करा ले रहा हूँ। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, और ये हमारा क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन है। अगर आप देखोगे तो माई डिस्प्ले एज द कॉल बैक फंक्शन वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे रन करूँगा तो आप देखोगे रिजल्ट अभी भी 15 आएगा। अगर मैं यहाँ पे लेट से इसको करता हूँ 55, और अब सेव करूँगा, फिर से यहाँ पे रन करूँगा, तो ये देखो रिजल्ट चेंज हो गया। तो मतलब कि हमारा एक कॉल बैक फंक्शन रन कर रहा है। अब बहुत से लोगों को लगेगा मतलब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इससे भी तो काम चल जा रहा था। बिल्कुल सही बात है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो पहले यही है कि इसमें आप देखोगे तो मुझे दो बार फंक्शन को कॉल करना पड़ा है, दो बार फॉल्ट क्या करना पड़ा है, एक तरह से दो लाइंस को यहाँ पे मुझे लिखना पड़ा है, पहले ये लिखा फिर मैंने ये लिखा, राइट। जबकि ये चीज़ मैं यहाँ पे सिंपली इस तरह से भी कर पा रहा हूँ, बट ये एक बच्चों वाली बात होगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
बेसिकली कॉल बैक फंक्शन का यूज़ हम लोग तब जहाँ करते हैं जब हम लोग एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जो कि अभी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो वहाँ पे आप देखोगे कि कॉल बैक फंक्शन का हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप याद करो, हम लोगों ने जब मैपिंग पढ़ा था, हम लोगों ने जब फिल्टर पढ़ा था, वहाँ पे भी एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे थे, कॉल बैक फंक्शन का ही यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हम क्या करते थे, एज एन आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन को पास करते थे दूसरे फंक्शन में, राइट। तो वहाँ पे भी हमने कॉल बैक ही फंक्शन को देखा था। बट अब कॉल बैक फंक्शन को अगर अच्छे से हमें समझना है तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, अपने जावास्क्रिप्ट की एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे जाना होगा, जो कि हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो वहाँ पे आप देखोगे कि कॉल बैक फंक्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो कॉल बैक फंक्शन का बेसिकली यहाँ पे यूज़ था क्या, अगर इसको हम लोग इस एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यूज़ क्या था। अगर आप देखो इस एग्जाम्पल में, राइट, तो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी से पता चल रही है कि हम लोग पहले माई कैलकुलेटर को कॉल करते हैं, फिर हम लोग माई डिस्प्ले रिजल्ट को कॉल करते हैं, राइट। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पहले क्या करना है, दो नंबर्स का सम निकालना है और फिर उसको डिस्प्ले करना है, राइट। हम ऐसा नहीं करते कि हम यहाँ पे पहले डिस्प्ले को यहाँ पे कॉल कर रख लें और फिर हम लोग रिजल्ट कैलकुलेट करें, ऐसा हम नहीं करते, राइट। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि भाई कोई रिजल्ट है ही नहीं, तो हम किसको फाइंड कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से ये कॉल बैक फंक्शन भी वर्क करता है, जहाँ पे कॉल बैक, जो कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं जहाँ पे मैंने बताया हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि माई कॉल बैक में जब हम भी कोई भी फंक्शन एज अ कॉल बैक पास करते हैं तो वो कॉल बैक क्यू के पास जाता है, राइट। कॉल स्टैक में पहले सारे फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाते हैं, फिर इवेंट लूप के थ्रू कॉल बैक क्यू से कॉल बैक फंक्शन को बुलाया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये एक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का बेस्ट एग्जांपल होता है और हम इसे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में ही जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। अब इस चीज़ को जो मैंने लिखा है, इस चीज़ को आप ज़्यादातर जब आगे बढ़ोगे, जैसे आप रिएक्ट जेएस के कोर्स में जाओगे या जावास्क्रिप्ट में अभी जैसे जैसे एडवांस करते जाओगे, तो आप जो देखोगे, मतलब जो एक सिंटेक्स देखोगे कॉल बैक फंक्शन का, वो कुछ इस तरह से होगा। डेफिनेटली यहाँ पे तो बहुत ईजी लग रहा होगा, बट आप जब देखोगे तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं उसका भी एक सेंटेंस बता रहा हूँ, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे जावास्क्रिप्ट के कोर्स में, आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉल बैक फंक्शन को किस तरह से यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, जो सिंटेक्स आप ज़्यादातर देखोगे कॉल बैक फंक्शन का, मैं उसको यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। माई कैलकुलेटर मैं यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट num1 num2 कॉमा, अब मैं क्या करूँगा, इंस्टेड कि मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल यूज़ करूँ, मैं पूरे के पूरे, अगर आपको बताऊँ, जो हमारा ये माई डिस्प्ले फंक्शन है, इस पूरे को यहाँ से लूँगा कॉपी और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। मतलब कि अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। ओके, कमेंट फिर से हो गया, जस्ट अ मिनट, इसको मैं ऐसा करता हूँ, फिर से बैक ले लेता हूँ, यहाँ से पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, फिर कॉपी कर दूँगा। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको फिर से मैंने कमेंट आउट किया। मैंने कुछ किया नहीं, डरने की बात नहीं है। सिंपली मैंने क्या किया है, मैंने माई डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली ही पास कर दिया है। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे एरो नोटेशन का यूज़ करूँगा, राइट, और यहाँ पे अपने इस वाले लॉजिक को चूंकि से लिख ही लेता हूँ, लेट सम इक्वल टू num1 प्लस num1 प्लस num2। ओके, कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो रही है, राइट। num1 प्लस num2 इस तरह से। और अब मैं माई कॉल बैक कोई फंक्शन तो है नहीं, क्योंकि हमारा फंक्शन जो हमने पास किया है एज एन आर्ग्यूमेंट, उसका नाम क्या है, माई डिस्प्लेयर फंक्शन। तो माई डिस्प्लेयर फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ से कॉल करा लूँगा और ऐसा सम यहाँ पे पास कर दूंगा। और सिंपली मैं यहाँ पे फिर क्या करूँगा, माई कैलकुलेटर को कॉल करूँगा, 5,10 से पास करूँगा और इसको मैं सेव कर लूँगा ताकि थोड़ा सिंटेक्स वाइज अच्छे से दिख जाए। तो अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो आप ध्यान से देखोगे, और इसी सिंटेक्स को आप ज़्यादातर आप जो है इसी सिंटेक्स को देखोगे आने वाले वीडियोस में भी और आने वाली जगह, मतलब जहाँ पे भी आप जावास्क्रिप्ट के कुछ कोर्सेज देखोगे या रिएक्ट जैसे कोर्सेज देखोगे, तो वहाँ पे इसी तरह से कॉल बैक फंक्शन का यूज़ किया जाएगा, ताकि आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो। मैं यहाँ पे इसको अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिंपली मैंने क्या किया, माई कैलकुलेटर में एज एन आर्ग्यूमेंट num1 num2, और इस पूरे फंक्शन को जो मैं पहले एज अ वेरिएबल पास कर रहा था, राइट, माई डिस्प्ले को एज अ वेरिएबल माई कॉल बैक में पास कर रहा था, मैंने क्या किया, सिंपली इस पूरे फंक्शन ही को इसके आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया। बस मैंने इतना ही किया है, और उसके बाद का सारा काम लॉजिक करेगा। पहले आएगा ये, जब से ये फंक्शन कॉल होगा, पहले ये इसको सम कैलकुलेट करेगा और उसके बाद ये माई डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा, जो कि इसके आर्ग्यूमेंट में पहले से ही दिया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ, चीज़ को मैं यहाँ पे अगर सेव करूँ, और इस सिंटेक्स को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत जगह इसको देखेंगे। रन करूँ तो ये देखिए रिजल्ट है, मैं यहाँ पे 15 दिया है, क्योंकि हमने 5,10 यहाँ से कॉल करा है। तो ये है हमारा कॉल बैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। करने जा रहे हैं द प्रॉब्लम्स विद कॉल बैक फंक्शन। तो आइए शुरू करते हैं।
तो इसके पिछले वीडियो में उन्होंने देखा था कि किस तरह से कॉल बैक फंक्शंस वर्क करते हैं, राइट। और हमने देखा था कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स है जहाँ पे मैंने क्या किया था, माई कैलकुलेटर फंक्शन एक बनाया था जो कि 2 नंबर्स का सम ऐड करता है, और उसके अंदर फिर मैंने माई डिस्प्लेयर करके एक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास किया था जो कि हमारा एक तरह से कॉल बैक फंक्शन हो गया। और फिर हमने क्या किया था, माई कैलकुलेटर फंक्शन को कॉल कराया था, तो पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई थी और फिर हमारा माई डिस्प्लेयर फंक्शन जो कि एज अ कॉल बैक पास किया गया था फिर वो रन हुआ था, राइट। अब कॉल बैक फंक्शन में एक प्रॉब्लम है, और कॉल बैक फंक्शन की जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह की है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें भाई आपको पेश करके दिखाऊंगा, कोई जादू से नहीं आएगी, तो कमेंट मत करना कि ये जादू से कहाँ से आएगा, मैंने कॉपी किया हुआ था वो मैं पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कॉल बैक फंक्शन में, मैं ये दिखाता हूँ। तो कॉल बैक फंक्शन, अगर आप बहुत सारे कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करते हो तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपके कोड में आ जाता है। देखने में आई थिंक बहुत टिपिकल लग रहा होगा, लाइक लग रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है ये, रन डायरेक्शन 100 टॉप फंक्शन। तो यहाँ मैंने क्या किया है, एक कॉल बैक फंक्शन बनाने की कोशिश की है, मतलब एक फंक्शन बनाया है, और फिर मैंने क्या किया है, कुछ मैं इस तरह की चीज़ चाहता हूँ, मतलब एज एन प्रोग्रामर मैं कुछ इस तरह की चीज़ अचीव करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने क्या किया, एज ए कॉल बैक फंक्शन उसको लिखा है। तो जैसे मैंने लिखा है रन डायरेक्शन, मतलब मैंने कहा है कि कोई एक डायरेक्शन है, पहले 100 चलो टॉप पे, फिर जब ये हो जाए तो ये वाला फंक्शन कॉल करो, मतलब कि ये वाला फंक्शन रन डायरेक्शन 200, फिर मतलब 100 जाके पहले टॉप पे जाओ, फिर 200 लेफ्ट पे जाओ, फिर ये वाले फंक्शन पे आओ, और फिर इसमें बॉटम में मतलब 300 चलो, और फिर राइट पे चलो। और कॉल बैक फंक्शन भी कुछ इसी तरह से वर्क करता है, राइट। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी कि पहले ये फंक्शन कॉल होता है, जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाता है फिर हमारा माई डिस्प्लेयर फंक्शन कॉल होता है। अब इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको लग रहा होगा कि तब भी कुछ लोगों को लगी ये तो तब भी ईजी है, बट अगर यही चीज़ जैसे इमेजिन करिए कि यही चीज़ अगर थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड हो जहाँ पे इस तरह के ही कम से कम हज़ारों कॉल बैक्स हो, हज़ारों नहीं तो चलो ठीक है 50 कॉल बैक हो, तब क्या होगा, तब हो जाएगी आपको दिक्कत। और ये इस तरह की दिक्कत ना हो इसीलिए प्रोमिसेस का यूज़ किया जाता है, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये चीज़ मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि आपको ये बता सकूँ कि कॉल बैक फंक्शन से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे कॉल बैक हेल भी कहा जाता है। कुछ लोगों प्रोग्रामर्स के लिए तो एक तरह से हेल होता है। हेल क्यों है, क्योंकि पहले तो कॉल बैक थे नहीं, मतलब सॉरी पहले प्रोमिसेस थे नहीं, प्रोमिसेस जो है वो आपके ES6 का फीचर है। तो पहले जब कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करना पड़ता था तो उस समय क्या होता था कि इतने बड़े बड़े कॉल बैक बन जाते थे कि एकदम कन्फ्यूजन रहता था कि कौन कैसे वर्क कर रहा है। बट अब हमारे पास क्या आ गए हैं, प्रोमिसेस आ गए, और जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से कवर अप करेंगे। और अगर जिनको अभी भी लग रहा है कि क्या लिखा हुआ है तो मैं इसको थोड़ा इजी वे में आपको पुट आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किया क्या मैंने। पहले मैंने एक रन डायरेक्शन लिया, एक फंक्शन, मैंने उसमें 100 पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट, फिर मैंने टॉप पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट, और फिर मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन पास किया, ठीक है। और ये फंक्शन फिर क्या कर रहा है, ये फंक्शन हो गया, इतना तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये हमारा एक फंक्शन है एज एन आर्ग्यूमेंट, मैंने 100 टॉप एक फंक्शन पास किया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक। ये चीज़ तो आई थिंक समझ में आ रही होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर उसी अंदर मतलब इसी फंक्शन के अंदर मैं फिर से एक रन डायरेक्शन को ले रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे 200 पास कर रहा हूँ। अब ये 200 प्लस लेफ्ट कुछ इस तरह से, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक फंक्शन बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करना है, तभी ये रन करेगा कि पहले 100 चलो, फिर 200 चलो, फिर 300 चलो, फिर 400 चलो, कुछ इस तरह की फंक्शनलिटी मैं चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं फिर से लिखूंगा रन डायरेक्शन। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या लिखा है वहाँ पे। अब कोई दिक्कत नहीं हो रही समझने में कि बेसिकली वो लिखा क्या है इतना कॉम्प्लिकेटेड सा, लेफ्ट बॉटम और इसी तरह से फंक्शन। आई थिंक अब तो समझ में आ ही गया होगा, तो मैं इसको बढ़ाता नहीं हूँ, तो हम लोग अपना टाइम क्यों ज़ाया करें। आई थिंक इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, सिंपली आपको फिर से एक रन डायरेक्शन लिख देना और कुछ इस तरह का ही कोड बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है कॉल बैक फंक्शन के साथ, और इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोमिसेस के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये लेक्चर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो, आप चाहे ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हो, क्योंकि प्रोमिसेस आप हर जगह देखोगे। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ा लगेगी क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट बिलीव मी और नॉट, एट द एंड आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब आप प्रोमिसेस का यूज़ करने लगोगे तो आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बट ज़रूर से ये लेक्चर ध्यान से बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से कॉल बैक हमारे लिए एक हेल क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम लोग कॉल बैक हेल के नाम से जानते हैं। और ये कॉल बैक हेल डेवलपर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मेसी हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही मेसी तरह का एक कोड बन जाता है विद द हेल्प, मतलब ये कॉल बैक की वजह से। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग इसीलिए प्रोमिसेस का यूज़ करते हैं। और ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में सब बताई हुई है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर से देख लीजिए, ये वीडियो समझने में आपको ताकि ज़्यादा आसानी हो। बात करें अगर प्रोमिसेस की, तो प्रोमिसेस जो है वो 3 स्टेट्स में लाई करते हैं। पहला स्टेट है पेंडिंग का, दूसरा है रिजॉल्व का, और तीसरा है रिजेक्टेड का। अब ये सब क्या है, अभी ये सब समझ में आ जाएगा। चलते हैं अपने VS कोड एडिटर पे। ओके, तो हम लोग आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे।
तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से ये रन डायरेक्शन का जो हमने कॉल बैक बनाया था, किस तरह से आप देख सकते हैं एक मेसी कोड बन गया। यही चीज़ मैंने बताई थी कि अगर यहाँ पे तो चलिए 4 ही फंक्शंस हैं, 4 ही कॉल बैक हैं, अगर यही मैं बढ़ा दूँ लेट से हंड्रेड्स ऑफ लाइन या 50 ऑफ लाइन्स का अगर मैं ये कोड लिख दूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मेसी हो जाएगा और आपको दिक्कत होगी इसे रीड करने में। तो यहाँ पे ही आते हैं आपके प्रोमिसेस। अगर मैं इस कोड को प्रोमिसेस के थ्रू लिखूँ तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैंने पहले से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने जादू चलाया हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को पूछते हैं मुझसे कमेंट में कि कहाँ से आया ये। तो ये मैंने पहले से कॉपी रखा था, ये वहाँ से आया। तो ये देख रहे हैं आप, ये है प्रोमिसेस। जो ये ऊपर कोड लिखा है ये कॉल बैक के थ्रू लिखा हुआ है, और ये जो नीचे आप कोड देख रहे हैं ये आपके प्रोमिसेस के थ्रू लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान देखेंगे तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा इसमें क्लियरिटी है। कैसे क्रिएट होता है ये तो मैं बताऊंगा ही, बट ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर है एज कम्पेयर टू दिस। इसमें मतलब रन डायरेक्शन रन डायरेक्शन रन डायरेक्शन, बट इसमें आप देखिए तो कितने सिंपल तरीके से, बड़े ही प्यारे तरीके से सब लिखा हुआ है कि ये रन डायरेक्शन है, जब ये हो जाए देन दिस देन दिस देन दिस। तो ये बेनिफिट है आपके प्रोमिसेस का। आइए अब क्रिएट करते हैं प्रोमिसेस को, ताकि हम लोग इसे और अच्छे तरीके से समझ सकें। तो ये क्रिएट करते हैं अपने प्रोमिस को। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करेंगे। लेट्स से मैं इसका नाम लिख देता हूँ प्रॉमिस, आप कुछ भी ले सकते हैं बिकॉज ये एक वेरिएबल है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे न्यू प्रॉमिस। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है, आप एक प्रॉमिस करके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग अपना एक कॉल बैक फंक्शन मेंशन करेंगे, और वो कॉल बैक फंक्शन 2 पैरामीटर्स लेगा। एक होगा रिजॉल्व, रिजॉल्व इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है ओके। तो ये हमारा रिजॉल्व हो गया, और दूसरा हमारा होता है इसमें रिजेक्ट, ठीक है। एक होता है रिजॉल्व, एक होता है रिजेक्ट, और सिंपली हम क्या करेंगे अपने कर्ली ब्रेसेस को यहाँ ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बताएंगे कि अगर लेट्स से कंडीशन ट्रू है, मतलब डेफिनेटली अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए अगर मान लेते हैं हम अपने प्रॉमिस के अंदर आते हैं और कंडीशन कोई हम जो लगा रहे हैं वो ट्रू हो जाती है, तो हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब एक तरह से सक्सेसफुली ये रन कर गया है, और हम जो चीज़ चाहते हैं रिजल्ट वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे कि इट वर्कड, ठीक है, कुछ इस तरह से। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि अब यहाँ पे केस में तो डेफिनेटली यही रन करेगा बिकॉज ये ट्रू है, बट ये एक चीज़ आपको समझाने के लिए है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ एक्चुअली में। और एल्स अगर ये चीज़ ट्रू नहीं है, मतलब जो हम कंडीशन चेक करना चाह रहे थे, जो चीज़ हम चाह रहे थे, अगर वो नहीं होती है तो क्या होगा, ये रिजेक्ट कर देगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इट गॉट रिजेक्टेड, ऐसे कुछ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं सेव, और मैं यहाँ से करूँगा कॉपी। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को कर देता हूँ छोटी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपने प्रॉमिस को। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए हमारे यहाँ प्रॉमिस आ गया। अभी यहाँ पे प्रॉमिस हम लोगों ने अभी इससे यूज़ नहीं किया है, बट मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये हमारा प्रॉमिस है। और यहाँ पे देखिए लिख के भी आ रहा है कि प्रॉमिस फुलफिल्ड, बिकॉज डेफिनेटली ये कंडीशन क्योंकि ट्रू थी तो इसको फुलफिल्ड तो दिखा नहीं था। अब हम लोग इस प्रॉमिस का यूज़ कैसे करेंगे, ये देखिए। तो ये हमारा प्रॉमिस हमारे पास आ गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉमिस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़ करूंगा इस प्रॉमिस का, प्रॉमिस डॉट देन, मैंने लिखा प्रॉमिस डॉट देन। अब जो चीज़ मैं चाहता हूं मैं वो यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। जैसे मुझे जो रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, और यहाँ पे मैं करा दूंगा उसे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। भी हो सकता है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या चल रहा है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको सब समझ में आएगा। ये शुरू में मैंने भी जब पढ़ा था तो मुझे भी कुछ भी नहीं समझ में आया था, बट बिलीव मी और नॉट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ज़रूर से आना चाहिए। और यहाँ पे मैं करूँगा प्रॉमिस, अब मैं यहाँ पे करता हूँ इंटर, इट वर्क। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने हमें प्रिंट करके दे दिया इट वर्क। अब इसको हम लोग अपने पिछले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रन डायरेक्शन है वो क्या है, एक तरह से एक प्रॉमिस था। जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता था, मतलब कि जब वो मतलब हमारा जो प्लेयर है वो 100 के लिए मतलब 100 स्टेप्स टॉप में ले लेता था, जब ये स्टेप पूरा हो जाता था तब क्या रन करता था, ये रन करता था। जब ये स्टेप पूरा हो जाता था तब ये रन करता था, और जब ये स्टेप पूरा हो जाता था तो ये स्टेप रन करता था। कुछ इसी तरह से है। और यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये प्रॉमिस था, ये प्रॉमिस अगर रिजॉल्व हो जाता है, मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, हमारा प्लेयर अगर 100 मूव कर लेता है टॉप पे, हम क्या करेंगे, देन हम लेट से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्रिंट कर दो रिजल्ट को। बट ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्रिंट ही करा सकते हैं, अब इसको थोड़ा एक लेवल ऊपर लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने प्रॉमिस का, इसको यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ,
ताकि ये साफ थोड़ा हो जाए। ओके, क्लियर नहीं है। ओके, क्या था यहाँ क्लियर? ओके, यहाँ से मुझे इसे कर देना चाहिए, राइट। हाँ, तो अभी भी मगर आप देखेंगे तो प्रॉमिस हमारे यहाँ पे है, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी यूज़ किया था, प्रॉमिस फुलफिल इट वर्क, ठीक है। अभी इसका हम यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इस प्रॉमिस के जो हमने एग्जांपल लिया था इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, जो भी हम प्रॉमिस चेक कर रहे थे, हम क्या करेंगे, देन हम रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। रिजल्ट, लेट्स से मैं जो रिजल्ट मुझे मिलेगा मैं उसमें, ओके ये क्या क्या आ गया, रिजल्ट में लेट्स से मैं एक्सप्लेनेशन मार्क या फिर लेट्स से क्वेश्चन मार्क ऐड कर दूंगा, ठीक है, मतलब एक तरह से कॉन्कैटिनेट कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक। जब ये चीज़ पूरी हो जाएगी, मतलब जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होकर हमें मिल जाएगा, हम उस रिजल्ट में जो भी, अच्छा इस सिंटेक्स से कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक तरह से मैंने कॉल बैक फंक्शन ही लिखा है। ये अगर आप मतलब अगर आप इसको इस तरह से भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा हो कि क्या लिखा है, मैं बता दूं ये कुछ लिखा नहीं है और बस सिंपली मैंने इसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी एक तरह का सिंटेक्स है, तो ये तो आप सिंटेक्स, इस सिंटेक्स से आप फेमिलियर होंगे, राइट। तो मैंने बस क्या किया है, यहाँ पे जब हम लोग एक लाइन में लिखते हैं तो हमें ये कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये स्मॉल ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपली बस ये है और कुछ भी ऐसा नहीं किया मैंने, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए, जो भी हमें ये रिजल्ट देगा वो हम कहाँ भेजेंगे, हम अपने रिजल्ट पे भेजेंगे, और वो रिजल्ट में हम क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे इस क्वेश्चन मार्क को। और जो कॉन्कैटिनेट करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रॉमिस हमें क्या दे रहा था, इट वर्क दे रहा था। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन पे हम लोग कर रहे हैं इट वर्कड, और यहाँ पे हम एक तरह से क्वेश्चन मार्क को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं जब ये लाइन भी पूरी हो जाए तब हम चाहते हैं कुछ इस तरह से, रिजल्ट टू, जो हमारा रिजल्ट टू है, मतलब जो कि हमारा रिजल्ट टू क्या होगा, हमारा रिजल्ट टू अब ये होगा, इट वर्क विथ क्वेश्चन मार्क। हम चाहते हैं लेट्स से कि यहां पे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट टू हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूं, मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और इसको हम एक बार प्रिंट कराते हैं यहाँ पे इसको। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, इट वर्क। तो रिजल्ट टू में जो हमारा इट वर्क था उसने इसी को यहाँ पे प्रिंट कराया। अब इसको मैं और एक्सटेंड कर सकता हूँ, मतलब कि मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिजल्ट टू, मतलब जो हमें रिजल्ट मिला है उसमें मैं कुछ और कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे स्टार कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से, और जो रिजल्ट मुझे अब मिलेगा अब मैं उसको प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मिला मुझे रिजल्ट 3, नॉट 23 बट 3, और मैं उसको अब क्या कराना चाहता हूँ, प्रिंट कराना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया, रिजल्ट 3 को प्रिंट कराया। तो आप देखोगे कि प्रोमिसेस के थ्रू हम लोग वो चीज़ कर पाएंगे, और जो हमें रिजल्ट मिलेगा मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ उसे, उसको मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए इट वर्कड क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हमारे पास ये एस्ट्रिक वाला स्टार भी आ गया। तो ये क्या हुआ, इट वर्कड हमारे रिजल्ट में गया, रिजल्ट के बाद ये रिजल्ट 2 में गया, और रिजल्ट 2 में क्या हुआ, रिजल्ट 2 में सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पे एक एस्ट्रिक लग गया बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ यूज़ की थी, और फिर हमने फाइनली इसको क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। तो ये है प्रोमिसेस। अभी आपको लग सकता है कि ये मतलब ये तो ऐसे भी कर सकते थे, बट ये चीज़ मैं बताऊँ, प्रोमिसेस जैसे मैंने बताया अभी कि प्रॉमिस आप तब यूज़ करते हो जब आपको एसिंक्रोनस कॉल करनी होती है, आपको जब डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी होती है, जब आपको सर्वर से कुछ चेक करना होता है, जब आप स्पेशली अगर आप ब्लॉकचेन में यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ब्लॉकचेन की भी है। तो आप ब्लॉकचेन पे जब वर्क कर रहे हो तो ब्लॉकचेन में जब आप web3.js लाइब्रेरी का यूज़ करते हो, वहाँ पे इतने सारे प्रोमिसेस हैं, अगर आपको समझ में नहीं आते प्रोमिसेस तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए बस अगर आपको लग रहा है कि ये यूज़फुल नहीं है तो मैं बता दूं ये बहुत यूज़फुल है। बस इतना बता दूं, लग सकता है कि ये सिंटेक्स देखिए क्या मतलब है, क्या कहाँ पे यूज़ होगा, मगर मैं बता दूं कि हर जगह यूज़ होगा, और आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉमिस जब रिजॉल्व होता है तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हम जो चाहे उसके साथ करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हुआ तो हम ये सारे स्टेप्स उस पर फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब इसको भी हम लोग करके देखते हैं। अब लेट से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे पास डॉट देन है, लेट से हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
तो हम ये करेंगे, यहाँ पे लेट से हम थ्रो कर देते हैं एरर। ठीक है, कुछ इस तरह से। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये रिजल्ट 1 हुआ, मतलब रिजल्ट 1 हुआ, सॉरी रिजल्ट 2 हुआ, फिर रिजल्ट 3 पे जैसे आया तो हमारे पास कुछ एरर आ गया। तो देखते हैं क्या होता है। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ से अभी कर देते हैं क्लियर, इंटर करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ एरर आ गया, राइट। यहाँ पे कह रहा है अनकॉट इन प्रॉमिस, पता नहीं क्या एरर है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ये थोड़ा हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, मतलब एक नॉर्मल पर्सन को ना समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैच भी कर सकते हैं। अब ये जो एग्जांपल था ना, ये एक तरह से प्रॉमिस आप समझ सकते हैं एक तरह से रिजेक्ट हो गया है, तभी ये वर्क नहीं किया, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम एक तरह से कैच कर सकते हैं। तो जब आप प्रॉमिस यूज़ करते हो और आप क्या करते हो, लाइक देन का यूज़ करते हो, जैसे यहाँ पे आप देन का यूज़ कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करते हो कि जो भी एरर आए आप उसको भी कंसोल डॉट लॉग कर लो। और ये कैसे आप करते हो, जो कि जो एरर आ रहा है हम उसको क्या कर देते हैं, एक तरह से कैच के थ्रू उसे कैच करते हैं। और इसको भी थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि हमें ये सही से एरर बताए। तो इसको भी हम लोग थोड़ा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लेट से जो एरर आ रहा है, और हम लिख सकते हैं एरर इन रिजल्ट थी, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई एरर कौन से ब्लॉक में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा रिजल्ट 3। ठीक, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब इसको फिर से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, अब इसको एंटर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कैच वाले ने हमें क्या दे दिया, हमें रिजल्ट में, मतलब कि उसने बता दिया कि भाई इस जगह पे आपकी एरर है, इसको सही कर लो। जो यहाँ पे कैच है ना, ये क्या करता है बेसिकली, मैं थोड़ा सा इसके बारे में अगर बताऊं, तो ये जो कैच है ये आपके, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, तो ये जो आपका कैच है बेसिकली यही चेक करता है कि कहीं कुछ एरर तो नहीं आ रहा। तो ये जितने भी देन ब्लॉक हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3, इन तीनों में अगर कहीं पे भी कोई भी एरर आता है तो ये कैच ब्लॉक, क्योंकि आपने इसको सबसे नीचे लगाया है, तो ये क्या करेगा, इन तीनों को चेक करेगा कि भाई इन तीनों में कहीं पे एरर तो नहीं है। अगर किसी में भी एरर है तो हमें ये एरर देगा। अब यहाँ के केस में तो मैंने डेलिबरेटली यहाँ पे थ्रू एरर करके यहाँ पे एरर प्रोड्यूस किया, बट हो सकता है आपने किसी डेटाबेस से कनेक्ट किया, उसने आपको रिजल्ट नहीं दिया सही टाइम पे, तो हो सकता है इसी जगह पे आपके कुछ एरर आ जाए। तो ये क्या करेगा, कैच आपको बता देगा कि हाँ आपने जो ये प्रॉमिस यूज़ किया है वो रिजॉल्व नहीं हो पाया, इसी वजह से इसको रिजेक्ट किया गया है और ये उसका एरर है। कुछ इस तरह से अगर आप लेट से यहाँ से कैच ब्लॉक को हटाते हो और आप यहाँ लगाते हो, ठीक है, तो अब ये जो कैच ब्लॉक है, अगर आप इस केस में बात करोगे तो यहाँ के केस में ये जो कैच ब्लॉक है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के एरर तो दिखेगा, राइट, बट ये यहाँ के एरर नहीं देखेगा। मतलब इसके जो इसके नीचे का जो देन ब्लॉक है इसको नहीं देखेगा। इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये जो अब कैच वाला है ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के एरर्स तो देखेगा, बट ये नीचे वाले के एरर नहीं देखेगा। अगर मैं देखिए यहाँ पे इसको सेव करके कॉपी करके, अब मैं ये जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं पेस्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एरर आया, बट हमारा ये वाला रिजल्ट वाला जो ये हम लोगों ने कंसोल डॉट लॉग वाला यहाँ पे प्रिंट किया था स्टेटमेंट, वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो क्रैश ब्लॉक है वो कहाँ लगा दिया, वो यहाँ पे लगा दिया। और आप ज़्यादातर केसेस में देखोगे कि आप जब भी प्रोमिसेस के साथ डील करोगे तो आप बहुत जगह पे लाइक कोई कोडिंग देखोगे या कुछ देखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि कैश ब्लॉक का वहाँ पे यूज़ हुआ है। समझ लेना जब कैश ब्लॉक का यूज़ हो रहा है मतलब कि वहाँ पे प्रोमिसेस का यूज़ हो रहा है ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट के केस में। तो ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। तो यही चीज़ होती है आपकी प्रोमिसेस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि प्रोमिसेस क्या है, प्रोमिसेस क्या है, उनको समझ ही नहीं आता है। बट मैं बता दूं प्रोमिसेस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर से करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज अपलोड होते रहते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था प्रोमिसेस के बारे में, और हम लोगों ने देखा था कि प्रोमिसेस हमारा काम काफ़ी आसान कर देते हैं। एज अ डेवलपर अगर हम कॉल बैक का यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मेसी बन जाता है, जो कि यहाँ पे उसका एक एग्जांपल है। और मैंने एक कॉल बैक पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, कॉल बैक हेल्प पे और कॉल बैक पे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ फिर हम लोगों ने देखा था कि प्रोमिसेस से ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। सिंपली हमें एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और जो भी हमें कोडिंग करनी होती है हम सिंपली उसे कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें एसिंग अवेट की, तो एसिंग अवेट क्या है, तो उसको हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं यही कोड जो हम लोगों ने प्रोमिसेस का यूज़ करके लिखा है, उसको मैं अगर एसिंग अवेट के थ्रू लिखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा था, तो जादू से नहीं आया है, मैं फिर से बता दूँ, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो मैंने ऊपर वाला प्रोग्राम था, अब उसको कैसे लिख दिया है, अब उसको मैंने एसिंक अवेट के फॉर्म में लिख दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास जब प्रोमिसेस थे तो मतलब इस प्रोग्राम को, मतलब इस कोड को हमें एसिंक अवेट में लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये उससे भी ज़्यादा आसान तरीका है अपने प्रोग्राम को लिखा।
राइट। अगर आप देखोगे तो कितने बेहतरीन तरीके से जो ऊपर वाला प्रोग्राम है हमने क्या किया है, देखिए ध्यान दीजिएगा। मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि एक एसिंग फंक्शन है। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। उसके बाद मैंने जो ये लाइंस देन में लिखी थी, अब उसको मैंने सिंपली लाइन बाय लाइन लिखा। राइट, अवेट रन डायरेक्शन दिस, अवेट रन डायरेक्शन दिस, अवेट रन डायरेक्शन दिस। तो ये एज अ डेवलपर हमारे लिए और ज़्यादा इजी काम हो गया। यहाँ पे हमें क्या था, देन लिखना था, फिर एक फंक्शन इस तरह से लिखना था। तो ये भी थोड़ा मेसी था। अगर मैं इसको भी बड़ा करूँ, मतलब अगर इसको भी मैं थाउजेंड्स ऑफ लाइन में एक्सपैंड करूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा तब भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वहीं पे अगर आप एसिंग अवेट का अगर ये सिंटेक्स देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, काफ़ी है। बस जैसे लाइन बाय लाइन हम कोडिंग करते आ रहे हैं वैसे ही लिखना है, कुछ डॉट वॉट नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं। अब ये एसिंग अवेट वर्क कैसे करता है? अगर हम बात करें एसिंग फंक्शन की, तो जहां पे भी आपको एसिंग फंक्शन दिख जाए, उसका सिंपली से मतलब ये है कि वो क्या करेगा, रिटर्न। वो रिटर्न करने वाला है प्रॉमिस। मतलब जितने भी एसिंग फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉमिस को रिटर्न करते हैं। और जहां जहां पे आप अवेट देख रहे हैं, वो वेट किसके लिए करता है, वो वेट करता है आपके प्रॉमिसेस के लिए ही। तो अगर मैं बोलूं, ये एसिंग अवेट और कुछ नहीं, बेसिकली प्रॉमिसेस को लिखने का एक आसान तरीका है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। इसको हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन लेता हूँ, एक एसिंग फंक्शन लेता हूँ, और उससे हम लोग कुछ वैल्यू रिटर्न कराते हैं। तो देखते हैं कि वो क्या रिटर्न करता है। मैंने कहा एसिंग फंक्शन, लेट्स से इसका नाम रख देते हैं प्रिंट, या ठीक है प्रिंट लिख देते हैं। और यहाँ से मैं कर देता हूँ रिटर्न 1। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक एसिंग फंक्शन है, और एसिंग फंक्शन हमेशा हमें प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एक चीज़ और कर देते हैं, यहाँ पे इसको कॉल भी कर लेते हैं, राइट, तभी तो चलेगा प्रिंट। अब मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करके क्या करता हूँ। ध्यान दीजिए क्या हुआ, इसने हमें क्या रिटर्न किया, प्रॉमिस रिटर्न। और यही चीज़ मैंने बताई थी। अब ये देखिए प्रॉमिस का स्टेट क्या है, फुलफिल्ड स्टेट है, मतलब कि ये पूरी तरह से रिजॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यही चीज़ मैंने लिखी भी है कि एजिंग फंक्शन हमें क्या करता है, रिटर्न करता है प्रॉमिस। अब अवेट क्या करता है, ठीक है, ये तो हम समझे कि हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है। अवेट का काम यही है कि जो भी प्रोमिसेस हैं, मतलब जो भी हमें प्रोमिसेस फुलफिल करने हैं, उसके लिए वेट करना। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, आप फेच का यूज़ कर रहे हैं, जो कि अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है इसमें, मतलब इस कोर्स में। फेच जो है बेसिकली, अगर आप सर्वर से कनेक्टिविटी चाहते हैं तो आप फेच का यूज़ करना चाहते हैं, कोई डेटा मंगवाना चाहते हैं आप सर्वर से, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अवेट के साथ यूज़ कर सकते हैं। रीज़न भी क्योंकि डेटा जब आप सर्वर से मंगाएंगे तो आपको कुछ टाइम लगेगा। जब वो डेटा आपके पास आ जाएगा तभी आप चाहेंगे कि आप नेक्स्ट लाइन पे प्रोसीड करें, तो आप कहते हो अवेट, मतलब कि रुके रहो भाई, जब तक ये लाइन पूरी ना हो जाए तब तक नेक्स्ट लाइन पे मत, जब तक ये लाइन पूरी ना हो जाए तब तक नेक्स्ट लाइन पे मत। अवेट क्या करता है, एक तरह से प्रोमिसेस का वेट करता है। अगर इसको हम ब्लॉकचेन के टर्म्स में बात करें, तो जैसे ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन का भी आपको एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। लेट से मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करना है। मैं जानता हूँ आप सब लोग ब्लॉकचेन नहीं पढ़ रहे हैं, पर तभी एक आइडिया देने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस बनाया कॉन्ट्रैक्ट का, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा अवेट, और जो कॉन्ट्रैक्ट का नेम है, लेट से कॉन्ट्रैक्ट का नेम है कॉन्ट्रैक्ट टोकन, ठीक है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का नेम है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिप्लॉय करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, लिखूंगा डिप्लॉय, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा इस लाइन से कि ये जो इंस्टेंस है वो कह रहा है भाई, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हमें प्रॉमिस देने वाला है, तभी मैंने यहाँ पे अवेट लगाया है। तो जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय ना हो जाए, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिप्लॉय ना हो जाए, तब तक नेक्स्ट लाइन पे मत जाना, क्योंकि अगर डिप्लॉय किए बिना अगर हमने किसी कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन का यूज़ कर लिया तो डेफिनेटली वो हमें एरर देगा, राइट। जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ ही नहीं है तो हम उसी फंक्शन को कॉल कैसे कर सकते हैं, राइट। यही चीज़ यहाँ पे अवेट का यूज़ होता है। तो अवेट और एसिंग कुछ और नहीं, सिंपली हमारे काम को और ईजी बनाते हैं टर्म्स ऑफ सिंटेक्स। यही है एसिंग अवेट, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है एसिंग अवेट में। अभी हो सकता है आपको शुरू में इतनी क्लैरिटी ना मिले, अभी भी आपको लग रहा हो कि इसको कहाँ करेंगे, कब करेंगे, प्रोमिसेस को यूज़ कहाँ करेंगे, कब करेंगे। बिलीव मी और नॉट, जैसे ही आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग शुरू करोगे, जैसे ही आप ब्लॉकचेन शुरू करोगे, जब वहाँ पे आप इस सब का यूज़ करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और ट्रस्ट करिए, जो मैंने बताया बस उसको याद रखिए, और जब आप ये सारी चीज़ें शुरू करेंगे, डेटाबेस से कनेक्टिविटी शुरू करेंगे, सर्वर से कनेक्टिविटी शुरू भी करेंगे, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कहाँ पे प्रोमिसेस को यूज़ करना है, कहाँ पे एसिंग अवेट। और इसी के साथ हम लोगों ने अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।